हाँ जी, शुरू करते हैं। इमोशनल के बारे में सब बता दिया, चले कंटिन्यू करते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोशन इंडक्शन के बारे में कंप्लीट कर दिया था। अब आपने शुरू करना है पीरियोडिक ईएमआई के बारे में। हेडिंग बनाइए, पीरियोडिक इंडक्शन। पीरियोडिक इंडक्शन। पीरियोडिक इंडक्शन के बारे में हेडिंग बनाइए। ये क्या रहेगा, लिखा है, when a coil rotates in magnetic field, when a coil rotates in magnetic field and its orientation with respect to field changes periodically then induction is called periodic induction. Then induction is called periodic induction. चलिए, तो आपको ध्यान होगा, एक बार मैंने लिस्ट बनाया था इंडक्शन के बारे में, टाइप ऑफ इंडक्शन के बारे में। तो हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो क्या था, पीरियोडिक इंडक्शन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक कोयल है, मान लीजिए कोयल मान लो इसमें रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने से आई थिंक बी तो चेंज नहीं होगा, तो कोयल का एरिया भी चेंज नहीं होगा, क्या थीटा चेंज होगा, और कभी कभी हर वक्त चेंज होगा, हर वक्त चेंज होगा। इस तरह से होने वाले इंडक्शन को हम बोलेंगे पीरियोडिक इंडक्शन के बारे में। अब पीरियोडिक इंडक्शन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हो जाएगा जनरेटर, एसी जनरेटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसी जनरेटर। तो हमें एसी जनरेटर मशीन के बारे में पढ़ना है कि कैसे काम करता है, इसका हिसाब किताब है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एसी और डीसी। अब अपने घरों में क्या सप्लाई होता है, एसी सप्लाई होता है। डीसी तो अपने को सेल या बैटरी से मिलती है। अपने घरों में जो गवर्नमेंट बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहां से क्या सप्लाई होता है, एसी होता है। अपने घर में सब चीजें क्या एसी पे काम करती है ना, यस। जनरली तो गवर्नमेंट बॉडी से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और हम उसका पैसा भी देते हैं, बिल भरना पड़ता है। लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से या प्रोडक्शन कम हो रहा है या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कभी कभी पावर कट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो अपने साधारण घरों में तो काम चल जाता है कि एक दो घंटा लाइट नहीं है तो नहीं है। लेकिन जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, लाइक बैंक्स हो गए, ऑफिस हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, कहीं पर भी जहाँ पर हर वक्त इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक मशीन इस्तेमाल करते हैं। जब गवर्नमेंट बॉडी से हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वो मशीन हमें उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा, एंड दैट मशीन इज कॉल्ड एसी जनरेटर। नाम से फील आ रहा होगा ना, जनरेटर भी दो होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। मगर अपने सिलेबस में सिर्फ एसी जनरेटर के बारे में, तो मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। एसी जनरेटर ये वही जनरेटर है, आपने देखा होगा आपके हॉस्टल के बाहर एक डब्बा सा लगा होता है ना, वो ग्रीन कलर का डब्बा, या कोचिंग में भी होता है, वही वाली बात है एसी जनरेटर। अब इसका काम करने का पैटर्न या स्टाइल क्या है उसके बारे में बात करें तो लिखना चाहिए, एक पॉइंट तो लिख दो, बेस्ड ऑन पीरियोडिक ईएमआई, बेस्ड ऑन पीरियोडिक ईएमआई, पीरियोडिक इंडक्शन। दूसरा पॉइंट, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही बात है ना। हमने लिखा है कि किसके ऊपर बेस्ड है, पता है, ये भी क्वेश्चन है कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अगर आप बोलेंगे इंडक्शन पे बेस्ड होता है तो इंडक्शन पे बेस्ड है, रफ आंसर है, क्योंकि शायद इंडक्शन भी बहुत सारे टाइप के हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, मोशन इंडक्शन और पीरियोडिक इंडक्शन। तो आपसे पूछेंगे कौन से इंडक्शन पे बेस्ड है, कौन से पे लिखा है हम लोगों ने, पीरियोडिक पे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। वास्तव में दुनिया की कोई भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को डेवलप या जनरेट नहीं कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जनरेटर या कन्वर्टर। ये वास्तव में कन्वर्टर ही है। इसको चलाने में हमें मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और वही मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के देता है। इसके नाम को लेकर ही कंफ्यूज नहीं होना है, जनरेटर का ऐसा नहीं कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एग्जैक्टली तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। क्लियर। चलिए, इसका वर्किंग डायग्राम बनाता हूँ कि कैसे काम होगा, जरा सुनिए और समझिए इसको। इसका वर्किंग डायग्राम, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये हो जाए आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में कोयली आर्मेचर रखा हुआ है।
ये हो जाएगा स्लिप रिंग 1, ये हो जाएगा स्लिप रिंग 2, मैकेनिकल ब्रश, एंड दिस इज लोड रेजिस्टेंस, दिस इज S1 एंड S2। और ऑब्वियसली हमें इस आर्मेचर को या कोयल को रोटेट करना है, तो रोटेट करने के बारे में मेरे पास कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी सोर्स रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी सोर्स रहेगा, जिसकी मदद से हम इस आर्मेचर को रखे हुए हैं कि रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्या मैं ओमेगा बोल दूं यहाँ पे, ओमेगा? यस। ये इसका वर्किंग डायग्राम है। जैसा कि आप देखते हैं जो एग्जैक्ट जनरेटर वो तो ऐसा नहीं दिखता है ना, एक जनरेटर तो कैसा दिखता है, डब्बे टाइप दिखता है, तो उसका एक्चुअल डायग्राम है। हमें इसकी वर्किंग समझनी है, तो वर्किंग समझने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता है उसको बोलते हैं वर्किंग डायग्राम। तो ये इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने वाला डायग्राम है। ऑब्वियसली आपको याद होगा, बोर्ड लेवल पे आपने खूब याद किया होगा, तो डायरेक्ट सवाल आता है ना, जनरेटर का फोटो चेप किया, उसका डिटेल करिए। सबको कुछ समझ में आए कि ना आए, लेकिन फोटो चेपना सबको आता है ना सबको। चलो बनाओ पे बातें करेंगे। बोलूं मैं? बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं कोई मुश्किल बात है नहीं, एकदम आसान है। क्या क्या सीन अपने को नजर आ रहा है? यस, जनरेटर में क्या होता है, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उन्होंने एक बढ़िया सा मैग्नेटिक फील्ड बना रखा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कोयल को रखा हुआ है। इसको आप कोयल भी बोल सकते हैं, और इसको आप चाहें तो आर्मेचर बोल सकते हैं। टेक्निकल नाम तो आर्मेचर है, कोयल भी बोल सकते हैं, इसके दोनों नाम संभव है। या तो कोयल बोल दीजिए या आर्मेचर बोल दीजिए, कोयल और आर्मेचर, दिस आर्मेचर, कोयल या आर्मेचर इसको आप बोल सकते हैं। ऑब्वियसली कोयल या आर्मेचर को रोटेट हमें करने की आवश्यकता है, तो इसको रोटेट करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो इसको रोटेट करने के लिए हमारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका होता है, कोई ना कोई एनर्जी सोर्स होता है, जिसकी मदद से हम इस आर्मेचर को रोटेट करते हैं। उस तरीके को, उस मेथड को मैंने जनरलाइज क्या शो कर दिया है, मैकेनिकल एनर्जी सोर्स, कुछ भी हो सकता है वो, मैंने उसको जनरलाइज यहाँ पे बोल दिया है। आप देख रहे हैं इस कोयल के जो दो टर्मिनल आए हैं, इस कोयल के जो दो टर्मिनल आए हैं, वो एक टर्मिनल तो S1 पे खत्म हो गया, देख रहे हैं, एक टर्मिनल तो S1 पे खत्म हो गया, और एक टर्मिनल इसके बीच में से कहां पे खत्म हो गया, S2 पे खत्म हो गया है। और S1 और S2 पे क्या जुड़ा हुआ है, अपना लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। S1 और S2 का नाम होता है स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्लिप रिंग 1 एंड दिस स्लिप रिंग 2, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग 1 एंड स्लिप रिंग 2। अब आइए काम किस उस पर विचार करते हैं। यस, अगर मान लीजिए आर्मेचर आपने यहाँ रख दिया, अगर ये रखा रहेगा तो रखा ही रहेगा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप इसको घुमाएंगे, कोई ना कोई तरीका होगा आपका। अगर आप इसको घुमाएंगे, जरा देखना घूमने से क्या होगा। मेरे हाथ को आर्मेचर मान लो ना, आर्मेचर घूमेगा तो बोलिए, क्या बी चेंज होगा? क्या नहीं, बी चेंज नहीं होगा। क्या एरिया चेंज होगा? क्या नहीं। क्या थीटा चेंज होगा? कभी कभी की हर वक्त, हर वक्त थीटा चेंज, तो फिर हर वक्त फ्लक्स चेंज, तो फिर हर वक्त इंडक्शन, क्या हर वक्त इंड्यूस ईएमएफ आएगा? यस। और मैंने आपकी कोयल के दोनों सिरों को क्या से जोड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस से जोड़ा हुआ है। क्या मैंने क्लोज लूप दे दिया है? यस। तो ऑब्वियसली लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसको मैंने लोड रेजिस्टेंस से अटैच कर रखा है, मैंने क्लोज लूप कंटिन्यू कर रखा है, तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। ये हमें समझ में आ रहा है, सही बात है ये। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। मैं बोल दूं फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट। यस, फ्लक्स लिखना है बच्चों मुझे। यस, क्या लिखूं मैं? एन पी ए कोस थीटा या ओमेगा टी? ओमेगा टी। यू नो फ्लक्स मैंने बताया था एन बी ए कोस थीटा होता है, मगर आपका थीटा तो फिक्स नहीं है ना, वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो किसी भी टाइम टी पर फ्लक्स विद द लूप या फ्लक्स विद द आर्मेचर इज एन बी ए कोस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ये तो हो गया फ्लक्स। अगर मुझे कहा जाएगा इंड्यूस ईएमएफ लिखिए, इंड्यूस ईएमएफ, आइए इंड्यूस ईएमएफ मैंने क्या पढ़ा था, माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही पढ़ा था ना।
ये रहा फ्लक्स का फंक्शन। अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं तो आपको मिल रहा है एन ए बी ओमेगा, और ये मिल रहा है आपको साइन ओमेगा टी, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब फ्लक्स का फंक्शन ये रहा, ईएमएफ का फंक्शन ये रहा। इतना आसान है सब। फ्लक्स का फंक्शन ये रहा, और जब मैंने फ्लक्स के फंक्शन को आपके नियमों से प्रोसेस किया तो इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास आया। खुद देखिए इंड्यूस ईएमएफ कैसा है, कांस्टेंट या टाइम डिपेंडेंट? टाइम डिपेंडेंट। इज इट प्योर साइन फंक्शन? यस ऑफ कोर्स। मेरे यहाँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है कौन सा, प्योर साइन या प्योर कोसाइन फंक्शन। और आप तो जानते होंगे प्योर साइन या प्योर कोसाइन जो वोल्टेज या करंट होते हैं, क्या वो प्योर एसी होते हैं? यस। आप देखिए प्रोसेस करने के बाद मुझे पता लगा है, देखो मुझे पहले से पता नहीं था कि मेरे यहाँ एसी बनेगा कि डीसी बनेगा। आप देखिए मैंने फंक्शन लिखा फ्लक्स का, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मैं जान पा रहा हूँ कि जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है वो किस नेचर का बन रहा है, साइनोसॉइडल नेचर का बन रहा है। टाइम डिपेंडेंट साइनोसॉइडल फंक्शन डेफिनेटली कौन सा है, एसी है। इसीलिए मैं इसको जनरेटर नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, एसी जनरेटर। क्योंकि मुझे पता लग गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कौन से नेचर की है, एसी नेचर की, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसी जनरेटर। अच्छा इसका एक नाम और भी है, आप सुनो ना, डायनेमो। एक नाम और भी है ना, कभी उस नाम से भी बात कर सकते, हेडिंग में लिख लें, इसका एक नाम और भी है डायनेमो, कभी उस नाम से पूछ सकते। ये हो जाएगा। ओके, छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं या आते रहते हैं वो क्या क्या है, क्या आप जानते हैं साइन या कोस के आगे जो होता है वो मैक्सिमम होता है ना? तो बच्चों ये तो फ्लक्स है, अगर मैंने कहा मैक्सिमम फ्लक्स बोली तो कितना होगा, एनबीए। ये तो ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा। इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आज मैं आपसे कहता हूँ ई मैक्स और फाइव मैक्स का रेशियो बताइए, ये अपने एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा अपॉन क्या एन बी ए। बोलिए रेशियो कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। सिंपल बात है, क्वेश्चंस के फॉर्म में ये आया हुआ है। मैक्सिमम ईएमएफ बताइए, क्या ऑपरेट करना है, एनओबी एन ए बी ओमेगा। मैक्सिमम ईएमएफ का या मैक्सिमम फ्लक्स का रेशियो बताइए, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ओमेगा। कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ विशेष देखा क्या आप लोगों ने, फ्लक्स में क्या फंक्शन है बच्चे, कोस, और ईएमएफ में साइन। मैंने सुना है कोस साइन से 90 लीड करता है, कोस साइन से 90 लीड करता है। इधर देखो जरा, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, पता है ना सब लोगों को? यस। आप खुद देखिए कि जब साइन की वैल्यू जीरो पड़ी हुई है उस टाइम पे कोस की वैल्यू जीरो की वन पड़ी हुई है, वन। और जिस पल कोस की वैल्यू जीरो पड़ी उस टाइम पे साइन की वैल्यू कितनी पड़ी, वन। तो आप देखिए जिस मोमेंट पे साइन जीरो है उस मोमेंट पे कोस इज वन। इसीलिए हम बोलते हैं साइन और कोस साथ साथ चलते हैं कि फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। उसमें भी लीड कौन कर रहा है, लेग कौन कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। तो कोस जो हमेशा लीड करता है, तो क्या मैं एक्सपेरिमेंट दे दूं? यस। जनरेटर में फ्लक्स और ईएमएफ में सेम फेज या फेज डिफरेंस, 90 का फेज डिफरेंस, और कौन लीड कर रहा है, फ्लक्स लीड कर रहा है। तो स्टेटमेंट दिया जाता है जनरेटर में फ्लक्स इज लीडिंग बाय 90 डिग्री फ्रॉम ईएमएफ। देखिए अगला पॉइंट, फाई इज लीडिंग फ्लक्स, फाई इज लीडिंग फ्रॉम ईएमएफ, लीडिंग फ्रॉम ईएमएफ बाय 90, बाय 90 डिग्री। इट मींस, इट मींस, जी हाँ इसका मीनिंग भी लिखना चाहिए। मीनिंग समझा दो आपको, इधर आना जरा, बताओ बताओ। यस। जिस पल साइन जीरो होता है उस पल कोस मैक्सिमम होता है, और जिस पल कोस जीरो होता है उस पल साइन मैक्सिमम होता है। इसका मतलब मेरे जनरेटर में एक साथ कभी भी फ्लक्स और ईएमएफ मैक्सिमम नहीं होंगे, एक साथ कभी भी दोनों जीरो ना होंगे। क्या एक चीज जब मैक्सिमम पड़ी होगी वो टाइम पे क्या दूसरी जीरो पड़ी होगी? यस। ये अपने मॉड्यूल में भी इस तरह का सवाल है, मॉड्यूल में या रेस में, उसमें क्या बोल रहा है, एक जनरेटर में चार ऑप्शन मारता है, फ्लक्स और ईएमएफ दोनों एक साथ मैक्स होते हैं, दोनों एक साथ जीरो होते हैं, या जब एक चीज जीरो होती है तो दूसरी मैक्स होती है, एक चीज जीरो तो दूसरी मैक्स। तो इसी में आगे लिखे इट मींस लिखा ना हमने, इट मींस व्हेन फ्लक्स इज मैक्स देन ईएमएफ इज जीरो, व्हेन फाई इज मैक्स ईएमएफ इज जीरो, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टी बात भी सही रहेगी, इसका अपोजिट भी ठीक रहेगा, एंड वाइस वर्सा। नहीं नहीं, फ्लक्स में ही कोस आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आप कहते हैं फ्लक्स का फंक्शन एनबीए कोस थीटा, वही है। बहुत अच्छा, ये भी हो जाएगा, पता लग गया सबको ये। और ध्यान दीजिए, क्या कह रहे थे आप, क्या बन रहा है, डीसी बन रहा है कि एसी बन रहा है? एसी बन रहा है। यार एसी में तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है ना, यस, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज।
तो मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ जो एसी प्रोड्यूस हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस एसी इज एन इंटू पी बाई टू। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस एसी एन इंटू पी बाई टू। मैं समझाता हूं क्या लिखा है मैंने। इसमें पी क्या हो जाएगा, पी फॉर नंबर ऑफ पोल्स, लिखे पी क्या है इसमें, नंबर ऑफ पोल्स, और एन क्या हो जाएगा, ये जो आपका आर्मेचर है ये कितने चक्कर पर सेकंड मार रहा है, ये उसका एन हो जाएगा। तो लिखो एन क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ आर्मेचर, रिवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ आर्मेचर। जी हाँ, तो अगर कभी हमें हल्का फुल्का सवाल देना होगा जनरेटर में, आपने मुझे बोला है जनरेटर में एसी जनरेट हो रही है, अगर मैं जानना चाहूंगा कि किस फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेट हो रहा है, तो मैं आपसे ये फॉर्मूला ऑपरेट करवा सकता हूँ। फॉर्मूला ऑपरेट करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी वो हम आपको दे देंगे, उसमें आप प्लेस करके आप प्रोड्यूस्ड एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि पी तो दो ही होगा, ऐसा लग रहा है नंबर ऑफ पोल। जी नहीं, दो पोल बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल दो पोल का जमाना गया, आजकल मल्टी पोल जनरेटर आ रहे हैं। 16 पोल वाला जनरेटर होता है, 32 पोल वाला जनरेटर होता है, 64 पोल वाला जनरेटर भी होता है, 128 पोल वाला जनरेटर भी होता है। दो पोल जनरेटर मतलब टेक्नोलॉजी गायब भी हो चुकी है, ठीक है ना, वो तो ठीक है, पढ़ाने के लिए मुझे दो पोल ही बताने पड़ेंगे यहाँ पर। आजकल जो जनरेटर आता है पता है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे यूं समझो कि एक विजुअलाइजेशन था आपको। आजकल जो जनरेटर आ रहा है, जो एक्चुअल जनरेटर आजकल आ रहा है, उसमें मैं बोल रहा हूँ ना ज्यादा पोल होते हैं, 16 पोल 32 पोल, तो दिमाग में तो बोले जमाते कहाँ उनको, कैसे अरेंज करते हो, तो यूं समझिए जनरेटर में ऐसा है कि ऐसा यूं सिलेंड्रिकल बम्बू टाइप होता है, देख रहे हैं सिलेंड्रिकल बम्बू टाइप होता है, और उसकी दीवारों पर, इसकी दीवारों पर जैसे मान लो 8 पोल बनाने हैं, मान लो 8 पोल रखने, तो 4 नॉर्थ और 4 साउथ होंगे, 4 नॉर्थ और 4 साउथ, तो दीवारों पे क्या होते हैं यहाँ 4 नॉर्थ और 4 साउथ जमे रहेंगे। 16 पोल वाला तो क्या होगा, 8 नॉर्थ और 8 साउथ जमे रहेंगे। 32 वाला है तो क्या होगा, 16 नॉर्थ और 16 साउथ, और बीच में ये जो है ना ये जो बम्बू के बीच में, ये जो आर्मेचर है इस बम्बू के बीच में ऐसे रोटेट करता है। मेरे पास कोई चीज इस तरह की है नहीं, समझ में आ रहा है क्या आपको, मतलब दिमाग में आता है ना कि यार वो आपने पोल लगाए कहाँ है, देखो ना पोल को स्टूडेंट लगाते हैं तो उसी के वर्किंग डायग्राम है। जो असली जो जनरेटर होता है, जो एक्चुअल मशीन होती है, कभी आपको जनरेटर देखने का मौका मिले जब वो उसको रिपेयर कर करे, तो आप नोटिस करो एक तरह सिलेंड्रिकल का पाइप होता है, इस तरह का सिलेंड्रिकल बम्बू टाइप होता है, और उसकी दीवारों पर देख रहे हैं, ये दीवारों पर, यहाँ दीवारों पर पोल जमे होते हैं, दीवारों में पोल जमे होते हैं। अगर 8 पोल का सिस्टम तो 4 नॉर्थ और 4 साउथ रहेंगे, 16 पोल वाला है तो 8 और 8 दोनों रहेंगे, 32 अकॉर्डिंगली रहेंगे, हो गया। पोल्स दीवारों में चिपके, और इनके बीच में जैसे मेरा हाथ है ना, इनके बीच में क्या होगा, हाथ एक आर्मेचर हो गया, और इस बम्बू के बीच में वो हाथ ऐसा घूम रहा है। बोलिए क्या ये कोयल क्या ये कोयल पोल्स के बीच में रोटेट हो रहा है? यस। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैंने नंबर ऑफ पोल्स नहीं बोला क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली आप दो ही पोल लेके चलेंगे, लेकिन आजकल दो पोल के जमाने गए, अब 16 पोल 32 पोल होता है, तो जब अगर मुझे सवाल करवाना होगा तो मैं आपको नंबर ऑफ पोल्स दे दूंगा, उसको आप यहाँ सेट करेंगे। एक बात, दूसरी बात आपका जो आर्मेचर किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, कितना चक्कर पर सेकंड बोल रहा है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो डाल के आप आंसर ला सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखे अभी समझ में आएगा। इन 32 पोल जनरेटर, इन 32 पोल जनरेटर, 32 पोल जनरेटर, आर्मेचर इज मेकिंग आर्मेचर इज मेकिंग 300 आरपीएम, आर्मेचर इज मेकिंग 300 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आर्मेचर इज मेकिंग 300, हाँ, एक सेकंड यार, ये इधर कुछ रुको, एक मिनट, ज्यादा लफड़ा हो गया। एक सेकंड, ये ऑनलाइन लोगों को सब सही चल रहा है बराबर, ये ऑनलाइन लोगों को सब बराबर दिख रहा है क्या? चलिए। हाँ मैं बोल रहा था, सवाल लिखे वापस से, क्या लिखा है, 32 पोल जनरेटर है, और आर्मेचर क्या कर रहा है, कितने आरपीएम कर रहा है, 300 आरपीएम। इसका मतलब क्या होगा, 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या हो गया इसका, 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस एसी।
वेरी गुड, 80 हर्ट्ज आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहे होंगे आप लोग, फॉर्मूला लगाइए, दैट इज सिंपली n इंटू पी बाई टू, ये फॉर्मूला है। n 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मुझे पर सेकंड की बात करनी है, ये हो जाएगा। पोल कितने हैं, 32, और ये कितना हो जाएगा, 2, 16 और 5, दिस इज 80 हर्ट्ज, ये मेरा आंसर है। यानी जो एसी आपके यहाँ जनरेट हो रहा है उस एसी का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 80 हर्ट्ज रहेगा। शायद आप समझ गए होंगे, अगर मैं 16 पोल बोलता तो आप यहाँ 16 लिखते, मैं 8 पोल बोलता तो यहाँ आप 8 लिखते, और मैं 64 पोल बोलता तो आप यहाँ 64 लिखते, तो अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस एसी की जो भी फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी। अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स नहीं बोल पाया मान लीजिए, तो आप बेसिक को पकड़ेंगे, बेसिक यानी क्या पकड़ेंगे, 2 पोल, और हाँ 2 पोल रहेगा तो शायद आर्मेचर के घूमने की फ्रीक्वेंसी ही शायद तुम्हारे प्रोड्यूस एसी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लेकिन कब, जब 2 ही पोल होंगे। लेकिन ज्यादा पोल होंगे तो आई थिंक ऐसा नहीं हो पाएगा, इस तरह के सवाल में कर लेंगे। चलिए, ये था एसी जनरेटर के बारे में। अब ध्यान दीजिए, एसी सिग्नल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ए सिग्नल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, और डीसी सिग्नल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल की यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। अब ध्यान दीजिए, डीसी जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में एक शब्द आपको बोलना चाहूंगा, कभी गलती से सवाल आया तो आप मैनेज कर लेना। क्या शब्द बोलना है मुझे, सबसे पहले देखिए, बेसिकली ये जो लोड है ना, इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा होगा अभी, यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। इसमें थोड़ी देर कुछ पल करंट यूं, फिर कुछ पल यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसा चल रहा होगा, इसलिए ऐसी है। और डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में एक डिवाइस यूज होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, या एक और नाम इसका है, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। तो आराम से सुने, आराम से सुनिए, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग की जगह पर दूसरा डिवाइस इस्तेमाल होता है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। पूरे डिवाइस के अंदर इस तरह की मैकेनिज्म होती है, डिवाइस के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि अंदर तो ये सब बनता है, लेकिन ये लोड में बार बार पता है कनेक्शन को लगातार स्विच करता रहता है, लोड के कनेक्शन को बार बार उल्टा पुल्टा करता रहता है, इसलिए इस लोड में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनी रहती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नाम पढ़ो, नाम कम्यूटेटर, यू नो, ये लगातार कनेक्शन को फ्लिप करता रहता है। कनेक्शन को फ्लिप करने वाला समझ गए क्या, थोड़ा सा कनेक्शन को फ्लिप करने का मतलब, जैसे मान लो ये लोड है ना, मेरा अंगूठा यहाँ पर और ये यहाँ पर है, फिंगर यहाँ पे है ना। अब अगर मुझे कनेक्शन फ्लिप करने तो क्या हो गया, कुछ पल ऐसा रहे, अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाए, फिर कुछ पल ऐसा रहे, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, क्या हो रहा है, कनेक्शन बने कि फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो रहे हैं। और फ्लिप होंगे उससे क्या होगा, मान लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए अभी मान लीजिए करंट जा रहा है यूं नीचे, या ढक्कन की तरफ करंट जा रहा है, अभी ढक्कन की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए फ्लिप होते क्या होगा, वापस करंट ढक्कन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अंदर तो क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है ना, लेकिन कनेक्शन भी चेंज हो गया। 2 बात हुई, अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई और साथ में इधर कनेक्शन भी फ्लिप कर दिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस लोड में करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। अरे लोड में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्या बोलूंगा उसको, एसी की डीसी, डीसी। तो डीसी जनरेटर होता कुछ नहीं है, यूं मानिए, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग के स्थान पर, स्लिप रिंग की जगह पर क्या यूज कर दें, ये यूज कर दें, इट मेक्स लोड करंट यूनिडायरेक्शनल, इट मेक्स लोड करंट यूनिडायरेक्शनल, तो वो क्या बन जाएगा, डीसी जनरेटर। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मैं चाहता हूं ये एक शब्द आप जरूर याद रखें, कभी गलती से कोई सवाल आ जाए तो आप मैनेज करें। तो एक पॉइंट बना के लिखो, इन डीसी जनरेटर, इन डीसी जनरेटर, ये लिख दो कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, in place of slip rings, in place of slip rings, which makes current in load, which makes current in load unidirectional, unidirectional, unidirectional। बस ये मैंने जनरेटर के बारे में सारी जानकारी आपको बता दी है, इट्स ऑल अबाउट जनरेटर। और पीरियोडिक इंडक्शन में हमें इतना ही पढ़ना है। कंफर्टेबल है आप लोग, यस। आपको ध्यान होगा बोर्ड के एग्जाम वालों का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें ऐसा डायग्राम बना के कहानी लिखना में आता है, वही है। आज आपसे डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसका वर्किंग हिसाब किताब आपको आना चाहिए, कर लेंगे ना, यस। और आपने देखा होगा दुनिया में एसी बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एकमात्र यही तरीका है। आपने सुना होगा पावर प्लांट बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है, विंड मिल्स होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है कि नहीं, तरह तरह के। हाँ, सब लोग पावर प्लांट हैं, सब लोग एसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सभी लोगों के अंदर एसी प्रोड्यूस करने का तरीका यही है। फर्क का ही का है, फर्क है
मैकेनिकल एनर्जी सोर्स का। अल्टीमेटली एक ही उद्देश्य है कि ये घूमना चाहिए। अगर ये रोड आर्मेचर घूमेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अब आर्मेचर को घुमाने के लिए आपने कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया है, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली दुनिया में पावर प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। मैं समझाता हूँ कैसे। यस, जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट की बात करिए, तो दिखता है ना कोटा में 4 बम्बू, तो दिखते हैं आप लोगों को। यस, तो उसमें क्या करते हैं, कोयला मंगाते हैं बिहार से उधर कोयला मंगाते हैं। यस, हाँ सुन, हाँ उधर से। तो सुने सुने, भावुक ना हो। तो वहां पे क्या करते हैं, कोयला मंगाते हैं, कोयला कोल को मंगा के पहले उस कोल को एकदम फाइन पाउडर में क्रश करके उसको मिल वगैरह में चला के एकदम बारीक पाउडर में कन्वर्ट करते हैं कोयला को बारीक पाउडर में कन्वर्ट करके अंदर एक फर्नेस है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर की एक भट्टी, एक फर्नेस है, उसमें कोयला का पाउडर को जलाते हैं। कोयला का पाउडर जलाने के बाद बहुत ज्यादा हीट बन जाएगी, है ना, फर्नेस यहाँ बन जाएगी। बगल में चंबल बह रहा है ना, चंबल से पानी खींचते हैं और चंबल के पानी को इसमें से पास करते हैं। अगर चंबल के पानी को इसमें से पास करेंगे, इतना हाई टेम्परेचर में से जब पानी को पास करेंगे तो पानी पानी लगा कि स्टीम बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। फिर कुछ टेक्नोलॉजी होती है, इस स्टीम को प्रोसेस कर करके उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम नहीं, सुपर हीटेड स्टीम, बहुत ज्यादा पावरफुल स्टीम होता है। टेम्परेचर उसका होता है करीब 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। इतना पावरफुल स्टीम होता है, किसी आदमी भी जाए तो आदमी गायब हो जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। उसका प्रेशर होता है 180 केजी, कुछ यूनिट्स मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, पास में होगा। 180 यूनिट उसका प्रेशर होता है। 180 यूनिट प्रेशर का मतलब आपको मैं आइडिया बोलता हूँ क्या है। 180 यूनिट का प्रेशर विजुअलाइज कराता हूँ आपको। मान लीजिए आपके नल में बहुत प्रेशर में पानी आ रहा है, अपने घर में मान लो नल है, कभी आपको लगता है बहुत तेज एकदम बहुत फ्लो में पानी आ रहा है, इतना फ्लो में पानी आ रहा है कि हाथ उसके नीचे रखे तो हाथ पे ऐसे धक्का मार दे। वो प्रेशर होता है 0.3 0.4। वो प्रेशर होता है 0.3 0.4। ये प्रेशर कितना है? 180। समझ गए ना? किसी पे स्टीम लग गया तो गायब। समझ में आ गया ना मेरी बात? ये कौन है भाई, स्टीम है कि सुपर हीटेड स्टीम है? टेक्निकल टर्म है, इंजीनियरिंग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। फिर सुन लीजिए, क्या करते हैं, कोयला को बर्न करते हैं, कोयला को बर्न करते हैं, बगल में जो नदी बह रहा है चंबल, उसमें से पानी खींच के उसको स्टीम बनाते हैं। फिर स्टीम की बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं एंड दैट बिकम्स वेरी पावरफुल स्टीम, दैट इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक टरबाइन होता है। टरबाइन का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? इस तरह का सिलेंड्रिकल फ्रेम टाइप होता है बड़ा सा, उस पर सिर्फ ब्लेड्स निकले होते हैं ना, सब ब्लेड्स निकले होते हैं। अब क्या होगा, जो सुपर जो पावरफुल स्टीम बनाया था ना, उसको क्या करेंगे, ये टरबाइन की ब्लेड्स पे मारते हैं। तो टरबाइन की ब्लेड पे जब वो पावरफुल स्टीम पड़ेगा तो बोलिए क्या टरबाइन घूम जाएगा? और टरबाइन घूम जाएगा, टरबाइन से किसको जोड़ के रखते हैं, इसको जोड़ के रखते हैं। तो क्या रहा, पावरफुल स्टीम बनाया, उसको टरबाइन पे मारा, टरबाइन घूमा, और टरबाइन घूमा तो ये घूमा, और ये घूमेगा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। कौन सी ताकत इस्तेमाल किया, क्या टेम्परेचर की ताकत इस्तेमाल किया? थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट नाम सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, कोई हाइट वगैरह पे पानी को पहले डैम बना के जमा कर लेते हैं, कोई हाइट वगैरह पे पानी को डैम बना के स्टोर कर लेते हैं। और काफी नीचे में डेप्थ में क्या करते हैं, कुछ इस तरह का मशीनरी लगाते हैं, वही टरबाइन लगाएंगे और ये सिस्टम लगाएंगे। अब क्या होगा, ऊपर से पानी को धीरे धीरे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, प्लांट वे में उसको रिलीज करते हैं। तो पानी जब ऊपर से नीचे आएगा क्या बहुत ताकतवर हो जाएगा, यू नो, पानी एकदम एकदम हाइट से, पानी स्टोर्ड है ना, अचानक वो हाइट से नीचे आएगा, यू नो, पढ़ते हो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी यार। पानी जब धड़धड़ाता हुआ नीचे आएगा तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। नीचे टरबाइन रखा हुआ है, तो टरबाइन पानी पावर के साथ जब इस टरबाइन से टकराएगा तो क्या होगा, टरबाइन क्या घूम जाएगा, तो टरबाइन घूमेगा तो ये घूम जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली उद्देश्य एक ही है कि ये घूमना चाहिए, चाहे इसको हाथ से घुमा हुआ कैसे भी घुमा। समझ रहे हैं? विंड मिल्स का नाम सुना, विंड मिल्स? उसमें आपने देखा होगा इस तरह का एक बम्बू टाइप होता है, यहाँ पंखा सा लगा होता है, देखा ना आपने ऐसा बोल के। जनरली आपने देखा है सब जगह नहीं लगाते, कहाँ लगाते हैं, कोस्टल एरिया या डेजर्ट एरिया पे। तो जिन जगहों में एयर एयर बहुत, जिसमें हवा बहुत तेजी से चलती है, जहाँ पर हवा बहुत फास्ट है, बहुत पावरफुल होती है, जनरली अपने शहरों में तो होता नहीं है, कहाँ पे होगा, कोस्टल एरियाज पर या फिर डेजर्ट एरिया में होता है ना। तो वहां पे क्या होगा, ऐसा सिस्टम लगाते हैं। वही तेज तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, ये प्लेट्स घूमेगी, इस प्लेट्स के साथ अंदर इस तरह का मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे एक शाफ्ट होता है, ये ऊपर पंखा लगा ना, जैसे मेरे हाथ को पंखा, अंदर एक शाफ्ट लगा है बम्बू के अंदर, तो हवा की ताकत से ये ब्लेड घूमेगी, ब्लेड घूमेगी तो अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये शाफ्ट घूम जाती है। और शाफ्ट किससे कनेक्ट होती है, सिस्टम से। तो क्या रहा, हवा की ताकत ने पंखा घुमाया, पंखा ने शाफ्ट को घुमाया, और शाफ्ट घूमेगा तो ये तुम्हारा आर्मेचर घूमेगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, इस तरह से काम हो जाएगा। तुम लोग पढ़ते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम सुना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो तुम लोग फ्यूजन फ्यूजन पढ़ते हो ना मॉडर्न फिजिक्स में, यस, तुम्हें याद है यूरेनियम फोड़ते हो वहां पे, यूरेनियम फोड़ते हो ना, 92 यूरेनियम 235 याद है, 0 and 1, कुछ याद आया? न्यूक्लियर फिजन, यूरेनियम फोड़ते हो ना न्यूट्रॉन मार मार के, नहीं फोड़ोगे?
और एक यूरेनियम फोड़ने से, एक एटम फोड़ने से कुछ 180 एनर्जी रिलीज होती करीब। अबे कुछ सुना है ये कभी? एक फिजन में, एक यूरेनियम एटम के फिजन से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। लगभग हम इसको 200 पढ़ते हैं, जनरली 200 बोल देते हैं, एग्जैक्ट तो है 186, 186 होता है। तो जनरली आप पढ़ेंगे इसके अंदर कि करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है सिर्फ एक एटम के फिजन से। तो ऐसा क्या करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्या करते हैं, वहां पर रेगुलर यूरेनियम का एक फीजनेबल यूरेनियम लेते हैं, उसका लगातार क्या करते हैं, उसको लगातार फीजन कराते हैं, और फीजन कराएंगे तो क्या एनर्जी रिलीज होगी? यस। और जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी की मदद से वही स्टीम बनाएंगे, स्टीम बना के टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन घुमा के इसको घुमाएंगे, लाइट बन जाएगा। यहाँ पर इसको घुमाने के लिए किसकी ताकत का इस्तेमाल किया? यस, टेम्परेचर या न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी का आपने यहाँ पर यूज किया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट बोल देते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट बोल देते हैं। तो इस तरह से रहेगा। आपने देखा होगा अपने घरों में, या अपने घरों में तो नहीं, मतलब ऑफिसेज वगैरह में जनरेटर होता है, इवन आपके हॉस्टल वगैरह में ना डब्बा सा रखा होता है, बोले उसमें कैसे घूमता है? उसके अंदर एक डीजल इंजन होता है। उसके अंदर क्या होता है? डीजल इंजन। आपने देखा होगा जो लोग जनरेटर ऑपरेट करते हैं वो क्या करते हैं, उसमें डीजल या पेट्रोल कोई ना कोई फ्यूल डालते हैं। तो वास्तव में उसमें क्या होता है, जैसे अपनी कारों में, अपनी गाड़ी में इंजन होता है ना, अपनी गाड़ी में इंजन होता है ना, इंजन क्या अपने आप ऑपरेट होता है या उसमें फ्यूल डालना पड़ता है? लगभग वैसा इंजन मान लीजिए उसमें होता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, फ्यूल डाल करके, चाहे वो पेट्रोल वाला हो चाहे डीजल वाला हो, फ्यूल डाल करके इंजन को ऑपरेट करेंगे। और जब इंजन ऑपरेट होगा तो उसके अंदर एक शाफ्ट होती है, घूमेगी। गाड़ियों में शाफ्ट को पहिया से जोड़ के रखते हैं, गाड़ियों में ये शाफ्ट को पहिया से जोड़ के रखते हैं। यहाँ पे ये शाफ्ट को कैसे जोड़ देंगे? अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल डाल के इंजन चलाएंगे, इंजन चलेगा तो शाफ्ट घूमेगी, और शाफ्ट घूमेगी तो तुम्हारा ये आर्मेचर भी घूमेगा, और आर्मेचर घूमेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों, दुनिया में एसी बनाने का एकमात्र तरीका बस यही है, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं, एकमात्र तरीका यही है। बस आप उसको घुमाने के लिए कौन सी एनर्जी का, कौन सी ताकत का सपोर्ट ले रहे हो, अकॉर्डिंगली दुनिया में अलग अलग तरह के पावर प्लांट मौजूद हैं। सुन लिया सब लोगों ने? उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस आपको तो बस ये सब जानना है। ये था एसी जनरेटर के बारे में। कंफर्टेबल? चलिए, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करता हूँ, बोलिए। पावर प्लांट्स में, हाँ हाँ, अरे ये सब पावर प्लांट्स अगर आप देखोगे ना, इतना छोटा भी नहीं होता है। जो असली में जो पावर प्लांट होते हैं, जो आपको ये बम्बू दिखता है ना, दिखते हैं 4 बम्बू, दिखने में ऐसा लगता है ना कोई पाइप लग रहा है। पाइप नहीं है, अगर उसका डायमीटर देखेंगे तो चक्कर आ जाएगा। इतनी बिल्डिंग है ना आप लोगों की, इतना डायमीटर है उसका, एक बम्बू का। जो दिखता है ना 4 बम्बू दिखते हैं ना, दिखता है ना, चिमनी बोल देते हैं उसको देसी में। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ थोड़ी कि पाइप वहां पे लगा रखा है। पाइप नहीं है भाई वो, पाइप नहीं है वो। ऐसा मतलब उसका डायमीटर, जो बिल्डिंग है ना जिसमें आप अपन लोग बैठे हैं, इतना डायमीटर है उसका कम से कम। और उसके अंदर सीढ़ियां भी है, उसके अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है अंदर ही अंदर में। अरे उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है ना अंदर, तो इंस्ट्रूमेंट खराब होंगे तो क्या ठीक करने कौन जाएगा? जाना तो पड़ेगा ना ऊपर, नहीं जाना पड़ेगा? मशीनरी लगी है ना उसमें, है। हाँ हाँ, मैं खुद भी 1.5 महीना वहां काम किया हूँ बे, क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं वहाँ 1.5 महीने काम किया हूँ भाई, मुझे पता है सर, ठीक है। मैं मास्टर बनने के पहले 4.5 साल तक फील्ड में इंजीनियर रहा हूँ भाई। मास्टर तो बाद में बना हूँ मैं। इंजीनियरिंग करने के बाद 4.5 साल तक फील्ड में इंजीनियर रहा हूँ। 1.5 साल तक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 2.25 साल तक मैं चंबल ग्रुप के अंदर सीनियर इंजीनियर था, और 1.5 महीने इसके अंदर भी था। 4.5 साल मास्टर नहीं था, इंजीनियर था। तेरी शोर नहीं कर, चीजों को एंजॉय कर, शोर करना जरूरी है बे, हल्ला करना जरूरी है चीज का। सुनो भाई, अगला इसमें 4 बातें थी। जनरेटर मैंने पढ़ा दिया है, एक मशीन हमें पढ़नी है, ट्रांसफॉर्मर वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक तो है एडी करंट का। शुरू कर रहा हूं मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एडी में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टेट्स, है ना, और आज फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। फर्क है, वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
दोनों में बहुत बहुत सारे फर्क हैं, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक लिखना चाहिए। इन अ रीजन, इन अ रीजन, रीजन मतलब स्पेस, रीजन, इन अ रीजन, REGION, इन अ रीजन, if magnetic field is changing with time, if magnetic field is changing with time, with time, then electric field is induced, electric field, हाँ लिखे, मैं समझा दूंगा, electric field is induced, electric field is induced within and outside the region, within, within मतलब अंदर, and outside the region, मैं सबका जवाब दे दूंगा, डोंट वरी, within and outside the region। बस आ जाओ मैदान में। ये बड़ी सुंदर बातें हैं जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। देखो ना, जैसे मानिए बच्चों, ये कोई जगह है, ये कोई रीजन है, कोई जगह है, और यहाँ पे एक बढ़िया सा मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए, यहाँ कोई बढ़िया सा मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड कहाँ है, सारी दुनिया में या इस रीजन के अंदर, अंदर इस रीजन के शब्दों पर नजर रखना। यस, फील्ड केवल इस रीजन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कोई फील्ड नहीं है। बच्चे, अगर ये फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर शुड बी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये बी है और अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगा। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इस रीजन के अंदर आएगा, बाहर आएगा, कि सब जगह आएगा? सब जगह, मैंने ऐसा लिखा है, मुझे बहुत क्लियर करना है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं तो देखो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आ गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे इस रीजन के अंदर भी आएगा, और अंदर ही नहीं, वो रीजन के बाहर भी आएगा। मैं ऐसा आपको बोलना चाह रहा हूं। अब उस लाइन को पढ़ के देखिए जरा, वो समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है? प्लीज पढ़े उसको, मेरे कहने से नहीं चलना है, उसको पढ़ें। अभी जब सवाल पूछूंगा तो सही आंसर आने चाहिए। थोड़ी देर में पूछने वाला हूँ आपसे, सिखा रहा हूँ ना, तो पूछूंगा मैं। लिख दिया सब लोगों ने? बोलो बोलो। मेरा मेरा मुद्दा यह है, तेरी जगह में बी चेंज हो रहा है, तो जिस जगह में बी चेंज हो रहा है वहां तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा। क्या वहीं आएगा या बाहर भी आएगा? बाहर। और देखो, मैंने बना दिया, तो ब्लू वाले सबको, ब्लू वाले क्या शो कर रहे हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ऐसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ओके, कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? मैंने बोला है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसा मैंने बोला है। तो यार, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब किताब पढ़ लिया जाए मिल करके। आओ पढ़ लेते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब। तुम्हें याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? इफ पी इज नॉट कॉन्स्टेंट, क्या बोल रहे हो तुम? बी इज नॉट कॉन्स्टेंट ना। चलो बात करते हैं। तुम्हें याद है, शुरुआत से हम बोले जा रहे हैं ई बराबर माइनस डी फाई डी टी, हमेशा बोल के ला रहा तुम लोगों को, माइनस डी बाई डी टी। फाई को क्या मैं बी ए, और क्या कोस थीटा, क्या कोस जीरो बोल दो क्या? यस। मेरे यहाँ कौन चेंज हो रहा है, बी या ए? मेरे यहाँ कौन चेंज हो रहा है? बी। तो मैं हमेशा बोलता था ना, दिस इज ई बराबर माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी। समझ में आ रहा है क्या? यस। और ये बहुत नॉर्मल चीज है आप लोगों के लिए, ऐसा तो आप खूब कर चुके हैं। यस। अब आते हैं असली मुद्दे पे। बी चेंज हो रहा है तेरा, तो तेरा ये गणित, इतना गणित तो आई थिंक सबको आता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। क्या है? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ को अगर आपको ध्यान हो, मैंने ईएमएफ को एक बार डिफाइन किया था जब मैं सेल पढ़ता था। ईएमएफ वाज, यस, ईएमएफ वाज की यूनिट चार्ज को क्लोज लूप में घुमाने में जो वर्क होता था, दैट वाज ईएमएफ। यस। तो मैं इसको ईएमएफ को क्या आगे बढ़ के ऐसा लिख दूं, ई डॉट डीएल। ये क्या है जरा देखना, यूनिट चार्ज को ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? एफ बराबर क्यूई। एफ बराबर क्यूई, तो यूनिट चार्ज फोर्स क्या होगा, क्यूई या ई? तो यूनिट चार्ज फोर्स, और उसको घुमा रहे हो, वर्क डन फॉर क्लोज लूप। यस, इज इट वर्क डन फॉर रोटेटिंग यूनिट चार्ज इन कंप्लीट क्लोज लूप? एंड दैट शुड बी ईएमएफ। समझ में आता है कैसे लिखा मैंने? कुछ लोग अजीब से देख रहे हैं मेरे को, समझ में आ रहा है क्या ये? हमारे ऐसे कितने समझते नहीं, साला सब पढ़ा है वे। सुनो सुनो बे, वर्क डन, सॉरी, ईएमएफ को मैंने क्या बोला था कि, ईएमएफ को मैंने बोला था वर्क क्लोज लूप अपॉन यूनिट चार्ज। याद आया? चलो आओ जरा। वर्क डन क्लोज लूप क्या होगा? क्या एफ डॉट डीएल? ये लो क्यू। एफ डॉट डीएल को मैं लिखता हूँ क्यूई डॉट डीएल अपॉन क्यू। बोलो, क्यू से क्यू कट गया? नालायकों, बोलो। ईएमएफ को क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल लिख सकता हूँ? मैं लिख चुका हूँ, मैं मैं लिख चुका हूँ। चलिए, ये हो गया। एंड व्हाट यू आर गेटिंग, माइनस ए इंटू डी बी बाय डी टी। मैंने पूरा हिसाब आपके सामने कर दिया। और मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें कि प्रकट हो रहा है? देखो यार, एक तो होता है कोई चीज अपन लोग अप्लाई करें, और एक होता है कोई चीज अचानक प्रकट हो जाए। तो ये तो प्रकट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लगा रहा हूँ कि प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलूंगा, बोलूंगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ और अच्छा लिख रहा हूँ EIND, है ना। ये इंडियन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड फेराडेज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? फेराडेज इक्वेशन। लिखे है? अभी इसका यूज करेंगे, सवाल करेंगे इस पे। जो लोग बैठे बैठे उंगलियां खा रहे हैं वो भी लिखे हैं, अभी हम इस पे सवाल करने वाले हैं। खूब सारे डिस्कशन होंगे, डोंट वरी। जरा इस मैथ्स को खुद गौर करके देखिए, ये मैथ्स मुझे क्या कह रहा है। जो मैं शब्द बोल रहा था इतनी देर से, उन्हीं शब्दों में मैथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, खुद देखो। ठीक है, फैराडे की इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इसको फील करेंगे मेरे साथ? यस। क्या बोल रहा है इक्वेशन? अगर तेरे यहाँ बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर तेरे यहाँ बी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो बोल क्या इलेक्ट्रिक इंड्यूस हो जाएगा? यस। अगर तेरे यहाँ बी कांस्टेंट है, अगर तेरे यहाँ बी कांस्टेंट है, तो दिस फिगर इज जीरो, दिस फिगर इज जीरो, सो दिस इंटीग्रेशन इज जीरो, तो डेफिनेटली ई इंड्यूस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सो मेक श्योर रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? बी चाहिए कि वेरिएबल बी चाहिए? वेरिएबल। जब जब कहीं पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पर क्या आ जाता है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो प्रकट हो रहा है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने की बजाय क्या बोलते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं और ऐसा मैंने आपको लिखाया भी। ठीक है, ओके। क्या बोला आपने? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और आपने कुछ नोटिस किया क्या? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? क्या क्लोज लूप में आया हुआ है? यस। चेक द डिफरेंस, अभी मैं नोट्स में लिखाऊंगा, ये पहले लिखा ही देता हूँ। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना आप लोगों का। आइए इसके बारे में कुछ बातें कर लें, इंपोर्टेंट पॉइंट्स करके। फर्स्ट, पहली बात आप खुद देख लीजिए, इसका पैटर्न कैसा है? ऑलवेज क्लोज लूप, ऑलवेज क्लोज लूप। हाँ, जब भी तेरे यहाँ पर कभी भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज क्लोज लूप के फॉर्म में होगा। ये बात तो दिख ही रही है आप लोगों को। यार, क्लोज लूप तो दो प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप बोलोगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में आया है, तो एग्जामिनर मार सकता है सवाल कि बता क्लोज लूप कैसा वाला है, क्लॉकवाइज वाला कि एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो उसका नियम है हमारे पास। क्या नियम है? कि यस, क्लोज लूप में तो होगा एंड ऑलवेज ही इंड्यूस्ड इज अलोंग आई इंड्यूस। जी हाँ। क्या मैंने कभी लेंज लो लगा करके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सिखाया था क्या? लेंज लो लगा करके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सिखाया था बच्चे? जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है एग्जैक्टली वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन है। तो आओ बात कर लेते हैं फिर। यस, नियम लिख दो, नियम लिख दो। ई इंड्यूस इज ऑलवेज अलोंग द आई इंड्यूस। और आई इंड्यूस की डायरेक्शन निकालना खूब आता है हमें, याद है ना, लेंज खेलते थे अपन। आओ जरा इसी इसी फोटो में करते हैं ना, हाथों हाथ बात कर लेते हैं। बच्चों, ये फोटो आपके पास है। मैंने यहाँ बार बार क्या शब्द बोले थे? बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मैं थोड़ा अपने शब्द चेंज कर रहा हूँ इस फोटो में समझाने के लिए। इस फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ बी बढ़ रहा है, पहले मैं क्या हो रहा है? बी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, उससे मैं डिसाइड नहीं कर रहा, क्योंकि चेंज भी दो प्रकार से हो सकता है ना। हो सकता है बढ़ रहा हो, कि हो सकता है कि कम हो रहा हो। तो अब मुझे आपको समझाना है, तो मैंने मान लिया कि मान लीजिए बी बढ़ रहा है। आओ चलो लेंज लो लगाएंगे जरा मेरे साथ। यस बच्चों, बी बढ़ रहा है तो क्या अंदर वाली लाइंस बढ़ेंगी? अंदर वाली लाइंस बढ़ेंगी, तो अपनी लाइंस कहाँ बनाए? अंदर की बाहर? बाहर। बोलिए, क्या इंड्यूस करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? इंड्यूस करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? और नियम था कि जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा, क्या वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन होगा? यस। तो अगर किसी ने मेरे से यहाँ पूछ लिया कि तू बोल रहा है कि क्लोज लूप तो होगा, लेकिन क्लोज लूप कौन सा वाला होगा? मेरा डिसीजन हो चुका है, क्या मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं? एंटी क्लॉकवाइज आया है। पहले मैंने जानबूझ के वो एरो नहीं बनाए थे, मुझे सिखाने के बाद बनाना था। यस, क्लोज लूप में आया है, और जब भी क्लोज लूप में आएगा तो उसकी डायरेक्शन जानने के लिए आप क्या करेंगे? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ले आना लेंज के नियम से, और फिर वही आपकी भी डायरेक्शन हो जाएगी। बना लीजिए, मार्क कर लीजिए, यहाँ इसी फोटो के साथ मार्क कर लो, अच्छा रहेगा। इफ बी इंक्रीज देन लेंज लो आई इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज
इसलिए ई इंड्यूस्ड भी एंटी क्लॉकवाइज। मेरी सलाह है इसी फोटो के साथ मेंशन कर लें, रिवीजन करेंगे तो ये सब याद आना चाहिए। बढ़े आगे। अगर मैं आज आपसे कहता कि यहाँ बी कम हो रहा है तो बच्चे क्या, बी कम हो रहा है तो अंदर वाला फ्लक्स कम, अपनी लाइन अंदर ही बनाते क्या क्लॉकवाइज, तो वहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा आता, क्लॉकवाइज आ जाता। तो जब तक मैं बोल रहा हूँ कि बी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब तक आप ये तो बोल दोगे क्लोज लूप आ रहा है, लेकिन आप ये बोल नहीं पाओगे कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है। तो मैं भी पूछूंगा नहीं, और अगर मुझे पूछना ही है तो फिर मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि फील्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ताकि आप स्पष्ट अपना आंसर दे पाएंगे कि क्या हो रहा है। कंफर्टेबल है? चल ये हो जाएगा। तो बच्चों इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ से आ जाएगी, और वैल्यू लाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, इससे हम लोग वैल्यू भी ला सकते हैं। आइए, दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात ध्यान दीजिए, तुम्हें याद है अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे वो कैसा था, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। वहां पे क्लोज लूप का वर्क डन वाज जीरो, क्लोज लूप का वर्क डन वाज जीरो, तो तुमने खूब डिक्लेयर किया दैट वाज कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ क्लोज लूप का वर्क डन नॉन जीरो है, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन जीरो क्यों, मैं दिखा देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा आप लोगों को। आइए, वर्क डन क्लोज लूप निकाल रहा हूँ, वर्क डन क्लोज लूप निकाल रहा हूँ, जरा संभालना। ओके, वर्क डन क्लोज लूप ये डेफिनेटली नॉन जीरो आएगा। क्यों आ जाएगा जरा मैं दिखा दूं आप लोगों को। देखो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया, ई डॉट डी एल बराबर माइनस इंटू डी बाई डी, ये पढ़ रहे हो ना तुम लोग। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों साइड पे क्यू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, दोनों साइड पे क्यू का मल्टीप्लाई। ये हो गया क्यू ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर माइनस क्यू इंटू ए इंटू क्या डीबी बाई डी टी, ये हो जाएगा। यस, अब आराम से सीखिए। अरे ये क्या हो गया यार, क्या एफ डॉट डीएल, एफ डॉट डीएल क्या क्लोज लूप का वर्क, एफ डॉट डी एल फॉर कंप्लीट क्लोज लूप, तो ये क्या हो गया बच्चे, या वर्क क्लोज लूप, एंड दैट इज गोइंग टू बी माइनस क्यू ए इंटू डीबी बाई डी टी। और तेरे यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो डीबी बाई डी टी शुड बी जीरो के नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो इसका मतलब तेरा जो भी आएगा आ जाएगा। और मुझे पता लग गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज घूम रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज घूम रहा है और क्लोज लूप का वर्क निकालेंगे तो कैसा आएगा, नॉन जीरो। वर्क डन क्लोज लूप इज नॉन जीरो, द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव। यस, मुझे बोलना पड़ेगा, लिख दीजिए आगे। पूरा ये हिसाब लिख के लास्ट में लिख दीजिए, ई इंड्यूस्ड इज या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। क्या आप सहमत है मेरी बातों से? सबको समझ में आ गया? यस, चलिए टॉपिक इतना ही है, अब इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और मैं वापस अब आपको डिफरेंस नोटिस कराऊंगा, अब मैं खूब खूब अच्छे से बात करूंगा आपसे, सुने आराम से। लिख दिया सब लोगों ने? चलो आ जाओ, आराम से सीखिए। डिफरेंस बताता हूँ कैसे आपको सवालों में फंसा जाएगा, सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दो प्रकार का होता था, एक था स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किससे बनता था, क्या चार्ज से बनता था, और ये बी से या वेरिएबल बी से? फील द डिफरेंस। एक स्टैटिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट्स। और बी के वेरिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोनों का सोर्स बिल्कुल अलग अलग है? यस। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अकॉर्डिंगली बात करना। मुझे खूब सारी बात करनी है, यहाँ से आंसर चाहिए अभी क्या, अभी बोलिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नेवर क्लोज लूप, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नेवर क्लोज लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऑलवेज क्लोज लूप? यस, दैट वाज शायद कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। बात समझ में आ गई है? तो आज के पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाते थे, आज के बाद जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ ना तो तुरंत उस पर मत चले जाना, फंसोगे आप। मेरे से पूछ लेना, एग्जामिनर से पूछ लेना कि भाई तुम्हारे पास कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी। यस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की, डिपेंड्स। ये सीखना है। पहले मैंने कभी आपसे ये बात नहीं की, जानबूझ कर नहीं की, एक पर्टिकुलर जगह पे आके मुझे बोलना था। यस यस यस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की, डिपेंड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी होता है। पहले तो तू बता देने बनाया कैसे है, तो नाम बोल कि कौन सा है, या फिर सोर्स बोल कि बनाया कैसे है, तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। और सुनिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्लोज लूप, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्लोज लूप या कुछ भी हो सकता है। तो आज के बाद बच्चों, जब भी कोई सवाल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द पढ़ें तो तुरंत उस वाले को मत सोच बैठना, वरना गड़बड़ कर दोगे आप। सोच के बात करनी हो जाएगा। चलिए, ये सब आपने सीख लिया है, ये था सीखने का तरीका। अब आइए, कभी कभी जनरली इसके जो न्यूमेरिकल होते थे ना, वो आते थे एम्स में। जनरली नीट में इसके सवाल नहीं आते हैं। एक दो बार जब भी क्वेश्चन आया वो किस में आया हुआ है, एम्स में। प्रैक्टिस के लिए एक दो सवाल कर लेते हैं, और मैं आपको और इजी करूंगा। मुझे पता है इस तरह की इक्वेशन देखने के बाद बच्चों के पेट में दर्द चालू हो जाता है। जनरली बच्चे इनमें बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। मैं आपको इजी करता हूँ, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे। इधर देखो आप, तुम्हें याद है एक बार मैंने एमपीएस लॉ पढ़ाया था, याद है तुम्हें? यस। अभी मैं तुम्हें इजी कर दूंगा, तुम्हें इक्वेशन लगाना एकदम बच्चों का खेल लगने लग जाएगा। यस, दैट वाज एमपीएस लॉ, दिस इज फेराडेज इक्वेशन, दिस इज फेराडेज इक्वेशन, ठीक है। दैट वाज बी डॉट डीएल, दिस इज ई डॉट डीएल। कुछ याद है? जगह जगह बी निकाला करते थे उससे, और यहाँ से जगह जगह क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। तो मैं याद है मैं खूब चिल्लाता था वहां पर। एम्पियर्स लो तुम्हारे करंट कैरिंग वायर पे नहीं लगता था, उस क्लोज पाथ पे लगता था जहां पे तुम क्लोज पाथ मानते थे। याद है तुम्हें? जिस जगह बी चाहिए होता था उस जगह से गुजरता हुआ क्लोज पाथ मानते थे, और अपना नियम किस पे लगाते थे, तार पे की क्लोज पाथ पे। बिल्कुल इस तरह का विचार यहाँ लाइए। अभी मैं तुमसे सवाल कराऊंगा, तो जो तुम्हारा सिस्टम होगा ना, जो जहाँ पे बी है उसके ऊपर ये नियम नहीं लगेगा। मान लीजिए इस जगह पे बी है, मैंने बोला बताइए यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो जिस जगह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा बच्चे, पहले तो वहां क्या मानना, क्लोज पाथ मानना। दिमाग में ऐसा फील लाओ जैसे अपन एम्पियर्स लॉ लगाते थे ना, एग्जैक्टली वैसा काम होने वाला है अभी। और एम्पियर्स लॉ लगाने की प्रैक्टिस तो की थी हम लोगों ने। तो बच्चे, जहां पे तेरे को ई जानना है, जहां पे तेरे को ई जानना है, वहां पे क्या करना, एक क्लोज पाथ बना लेना। और ये नियम किस पे लगाएगा, तेरे मैग्नेटिक फील्ड वाले सिस्टम पे, क्लोज पाथ पे। क्लोज पाथ पे मैं वहां बोलता था तार को देखना बंद करो, क्लोज पाथ पे नजर रखो। याद है आप लोगों को? यस। मुझे आज भी यहाँ बोलना है, तुम्हारा जो सिस्टम है उसको देखना बंद करो, जिस क्लोज पाथ पे आप स्टडी कर रहे हो उस क्लोज पाथ पे नजर डालेंगे तो काम हो जाएगा। सुन लिया सबने? आइए अपने एम्स का एक सवाल लेते हैं। ये कोई रीजन है, आर रेडियस का रीजन है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैग्नेटिक फील्ड है। ये लीजिए, यानी पूरे लैंग्वेज क्या था, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ग्रॉस नेचर का, आर रेडियस का रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हो गया। यस। मुझे बोल रहे हैं कि आगे लिखें, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज varying at constant rate, varying at constant rate, varying at constant rate, then find induced electric field, find induced electric field at smaller distance, at smaller distance from center, from center where, from center where करके दो सवाल है मेरे पास आपके लिए। फर्स्ट, आर लेस देन आर, और दूसरा आर मोर देन आर। मैं सब समझा दूंगा, सुनते जाए। दो सवाल, और सवालों की पहचान करना सीखें। पहली बात तो आप बताइए, सवाल की भाषा पढ़िए, सवाल को मारो गोली। मैंने बोला कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या आपको लगता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए इस सवाल में? पढ़ो पढ़ो जरा, कुछ है आइडिया है क्यों बनना चाहिए भाई साहब? डी कौन सी की वेरिएबल है? मैं समझ गया भाई साहब, करें ई तो बनेगा यार। और ई तू दो जगह मांग रहा है, कहाँ दो जगह मांग रहा है? एक बार तो शायद अंदर, एक बार तो शायद अंदर, और एक बार तो शायद बाहर। अरे बाहर भी बनेगा क्या? नहीं, बाहर भी बनेगा और अंदर भी बनेगा। मैंने लिखवाया आपको कि जिस जगह पे फील्ड वेरिएशन है वही नहीं बनेगा, अंदर भी बनेगा और बाहर भी बनेगा। हाँ, बस अपने को दोनों जगह और वैल्यू लेके आनी है और काम। ये सब डील करने के लिए मुझे किसको बुलाना पड़ेगा? फेराडे की इक्वेशन को बुलाना पड़ेगा। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आ जाओ सब लोग, हेल्प कर दो जरा। ये आपका, ओके, बड़ा डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये आपका रीजन हो गया, ठीक है। आर रेडियस का आपका रीजन था, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे से बोला यहाँ बता, यहाँ फील्ड कितना होगा, क्यों, ये मामला है क्या? कहाँ पूछ रहे हो मेरे से, बाहर में या अंदर में? उसको कुछ फील लाओ ना। तुम्हें याद है पर मोटा तार के बारे में जगह जगह बी निकाला करते थे, बाहर अंदर। हाँ हाँ, ऐसा फील लाओ यार, बिल्कुल आसान है। तुमने मेरे को बोला यार यहाँ बता, ठीक है, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं तो क्लोज पाथ बना लूं।
मैं तो क्लोज पाथ बना लूं, तो मैंने क्लोज पाथ बना लिया, तो क्लोज पाथ बना लिया, मैं फेराडे की इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ किस पर, सिस्टम पे कि क्लोज पाथ पर। क्लोज पाथ पर आ जाओ, काम शुरू करते हैं। यहाँ लिखता हूँ, संभालना। दिस वाज ई डी एल कोस जीरो बराबर याद है माइनस से इंटू डीपी बाई डी टी। यस, चलो भाई, ई तो मुझे निकालना है, इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, कौन सा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर? अच्छा, कम वाला लेते हैं क्या? हाँ, क्लोज पाथ। याद है मैं ऐसा बोलता था, वहां कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? खूब चिल्ला चिल्ला के सिखाता था। मुझे कम और ज्यादा में इंटरेस्ट नहीं, मुझे किस पर नजर रखनी है? क्लोज पाथ। नियम तुम्हारे सिस्टम पे नहीं लग रहा है, नियम मेरे क्लोज पाथ पे लग रहा है। ओब्वियसली मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 पाई और स्मॉल आर। आगे बढ़ो, माइनस ए, क्लोज पाथ का एरिया पाई आर स्क्वायर और डीबी बाई डी टी हो गया। उन्होंने कहा है कि बी जो ना कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो बी तो चेंज हो रहा है, लेकिन डी बाई टी क्या चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो बोलिए, क्या मैं कह दूं ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर? बाकी तो उड़ा दो ना, पाई पाई, मतलब वैल्यू नहीं मांगी एग्जाम में। एग्जाम में वैल्यू नहीं मांगी, क्या पूछा था? ई का आर के साथ क्या रिलेशन हो गया, क्या बोल दूं ई प्रोपोर्शनल टू आर? समझ में आ रहा है ना? हो गया। चल और देखो, ये पहला था ना, दूसरा हो। ये कहाँ कहाँ बनाया आप लोगों ने? ये कहाँ की बात है? क्या ये अंदर की बात है? क्या ये अंदर की बात है? अब आ जाओ, ये तुम्हारा सिस्टम, और इस बार तुमने मुझे पूछा यहाँ पे, ये अंदर की बात है कि बाहर की बात? ये बाहर की बात है। आ जाओ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वापस से क्लोज पाथ लूंगा। मैंने क्लोज पाथ ले लिया है, फिर मैं अपनी इक्वेशन सेट करने जा रहा हूँ। हाँ जी, वापस से नियम लगाने जा रहे हैं बच्चे। ई डी एल कॉस जीरो माइनस ए इंटू डी बाई डी टी, बुला लिया उसको। अब आ जाओ, ई इस बार 2 पाई कौन सा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। माइनस एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। यस, कारण सुने और समझे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने क्लोज पाथ पे काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मुझे हर चीज अपने क्लोज पाथ की लेनी चाहिए, तो मैंने टोटल लेंथ क्लोज पाथ की लिया, और मुझे नियमों के हिसाब से एरिया भी क्लोज पाथ का ही लेना चाहिए था, तो मेरे क्लोज पाथ का एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इफेक्टिवली क्या मेरे कंप्लीट क्लोज पाथ में फील्ड में वेरिएशन हो रहा है या इतने पोर्शन में हो रहा है? इतने पोर्शन में। तो नियम के हिसाब से मुझे मेरे पूरे क्लोज पाथ का एरिया लेना चाहिए था, मगर अगर मैं पूरा ले लेता तो उसका मैसेज ये जाता कि मेरे पूरे क्लोज पाथ के अंदर बी में वेरिएशन हो रहा है, जबकि मेरी पूरी जगह में बी में वेरिएशन नहीं हो पा रहा है, शायद थोड़ी जगह में हो पा रहा है। तो मुझे पूरे एरिया को लेने के बजाय वो एरिया लेना है जहां पर वास्तव में बी में वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए मजबूरी में क्या लेना पड़ा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इधर आ जाओ। क्लोज पाथ का लेंथ लिया और क्लोज पाथ का एरिया लिया, जब मेरे पूरे क्लोज पाथ में डी हो रहा था, लिया तो लिया, हिसाब हो गया। यहाँ पर क्लोज पाथ का लेंथ लिया, मुझे एरिया भी क्लोज पाथ का लेना था, लेकिन अगर मैं पूरे क्लोज पाथ का एरिया छाप देता तो उसका मैसेज ये जाता कि मेरी पूरी जगह में बी में वेरिएशन हो रहा है, जबकि मेरी पूरी जगह में बी में वेरिएशन हो रहा है कि इतने पोर्शन में, इतने में। इसलिए मजबूरी में आज मुझे यहाँ पर पाई आर इसका लेना पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो पड़ रहा है। दिस ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। बाहर का हिसाब, सॉरी अंदर का हिसाब ये है और बाहर का हिसाब यह है। तो मैं याद है वहां ग्राफ व्राफ बनाते रहते थे, ऐसे बोल के हो जाएगा। बहुत ही सुंदर टॉपिक। एग्जाम में उन्होंने नहीं पूछा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। हो गया, आंसर आ गया सब लोगों को? 2 क्वेश्चन पूछ लिए हम लोगों ने, कर सकते हैं। और क्या आप तो लग रहा है ना बिल्कुल एमपीएस लो टाइप पैटर्न है, थोड़ा थोड़ा सा है ना, अपन मोटा तार वो सब करते थे। हो जाएगा। उन्होंने नहीं पूछा बच्चों, मैं पूछ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, मैं पूछ रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला था? फील्ड इज चेंजिंग विद कांस्टेंट रेट। फील्ड इज चेंजिंग, बोला नहीं था कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो आप ये तो बोल दो क्लोज लूप में है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज नहीं बोल पाओगे। हमें प्रैक्टिस करनी है, हम वो भी डिसाइड करने जा रहे हैं। आओ, इफ बी बढ़ रहा है, हाँ जी, करेंगे हेल्प। बी बढ़ रहा है भाइयों, बी बढ़ रहा है तो अंदर वाली लाइनें बढ़ेंगी, अपनी लाइनें बाहर, क्या एंटी क्लॉकवाइज? क्या है? क्या मैं कह दूं आई इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ई इंड्यूस भी एंटी क्लॉकवाइज। इफ बी कम हो रहा है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, इफ बी कम हो रहा है बच्चे, इंड्यूस करंट विल बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसलिए ई इंड्यूस्ड विल बी क्लॉकवाइज। ये मेरे जवाब है। आई थिंक लेंस यूज करने में तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बड़े आसानी से आप ले आते हैं, तो वहां पे जो इंड्यूस करने की डायरेक्शन हुआ करती है, वही यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन हो जाएगी। वैल्यू यहाँ से पकड़ लें, डायरेक्शन वहां से पकड़ लें, एंड दैट्स इट। हाँ भैया।
कौन सा वाला थीटा, हाँ हाँ वो जी, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का? कोई क्वेश्चन है? ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। नेक्स्ट टर्म इज एडी करंट। एक शब्द है एडी करंट। एडी करंट एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फोकाल्ट। तो इसको कई बार हम लोग फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं, एडी करंट या फोकाल्ट करंट। तो कभी हो सकता है इस नाम से पूछ ले, एडी करंट या फोकाल्ट करंट। इसके बारे में न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं होते, लेकिन इसके कॉन्सेप्टल क्वेश्चन 2-3 बार अपने एग्जाम में आ चुके हैं। वो सब मैं बोलूंगा आप लोगों को, कौन है क्या है सारी बातें करते हैं। लिखें, when a metallic structure when a metallic structure is placed in metallic structure placed in variable magnetic field, variable magnetic field, then induced currents are in the form of induced currents are in the form of many concentric circles, many concentric circles या मैनी कॉन्सेंट्रिक लूप्स लिखो, सर्कल की जगह लूप ज्यादा अच्छा है। मैनी कॉन्सेंट्रिक लूप्स, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। मैनी कॉन्सेंट्रिक लूप्स, ब्रैकेट में लिखो लाइक एडीज इन वाटर, लाइक एडीज इन वाटर, एडीज होते हैं ना एडीज, लाइक एडीज इन वाटर, सो इट इज कॉल्ड एडी करंट, इट इज कॉल्ड एडी करंट। ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं डायग्राम में समझाता हूँ। इधर देखिए मेरी तरफ, जैसे मान लीजिए कोई मेटल का प्लेट है। सबसे पहले तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, मेटल का कोयल नहीं है। कोयल तो एकदम तार का घेरा होता है ना, कोयल क्या होता है? तार का घेरा होता है। भाई साहब ये कोयल नहीं है, मेटल का प्लेट है, और प्लेट तो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, हो गया प्लेट। तो पहली बात तो आपको समझनी चाहिए कि जो एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये केवल किसके बारे में है? ये कोयल्स या लूप्स के बारे में है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में, मेटल का प्लेट, मेटल का सिलेंडर, मेटल का स्फीयर। मतलब मेटल की ऐसी चीज होनी चाहिए किसी के सर पे मारे तो खून निकल जाए, इस तरह की चीज होनी चाहिए। मेटल का कोयल के बारे में नहीं है। कोयल तो क्या होता है? तार का घेरा होता है ना। ये कॉन्सेप्ट किसके बारे में? मेटल का कोयल या मेटल का स्ट्रक्चर। ये मैंने शब्द आपको लिखा है। बोले क्या लफड़ा है, सुने आराम से। मान लीजिए मेटल का प्लेट है और मैंने इसको किसी फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, फील्ड में रखा हुआ है मैंने इसको। अब या तो ये फील्ड में कम ज्यादा करूं, या ये जो प्लेट अगर मैं थोड़ा सा इस तरह ऑसिलेट करूंगा, तो बोलिए क्या इस प्लेट में फ्लक्स चेंज हो जाएगा? और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इसमें इंडक्शन हो जाएगा। और बच्चे, ये मेटल का प्लेट है, इसमें इंडक्शन हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि इंडक्शन के बाद इसमें जो इंड्यूस करंट आती है वो कैसे आती है कि इसमें इंडक्शन हो जाएगा। इंड्यूस करंट कैसे आ रही है? इंड्यूस करंट इस तरह से आ रही है। इंड्यूस करंट का एक लूप, उसी के अंदर इंड्यूस करंट का दूसरा लूप, उसी के अंदर एक और लूप, उसी के अंदर एक और लूप, उसी के अंदर एक और लूप। बताइए इंड्यूस करंट कैसा आया है? सिंगल लूप या लूप में लूप? सिंगल लूप या लूप में लूप? लूप में लूप है ना, लूप में लूप, लूप में लूप, लूप में। ऐसा पैटर्न करके इसमें इंड्यूस करंट का आया है। और ऐसा करंट ये है तो इंड्यूस करंट ही। बोले फिर एडी करंट नाम क्यों दे दिया? हाँ है तो इंड्यूस करंट ही, मगर इसका स्टाइल, इसका पैटर्न पानी के एडीज के जैसा है। आप लोगों ने सुना होगा कभी भी कोई नदी वगैरह में पानी अगर ऐसा घूमता गोल गोल, एक के अंदर एक के अंदर, बोलते हैं ना पानी में भंवर बनना, पानी में भंवर बनना। हिंदी में बोलते मन पानी में भंवर बनना, इंग्लिश होता है पानी में एडीज बनना या पानी में वर्लपूल बनना। सुन लीजिए फिर, पानी अगर एक के अंदर ऐसा एक अंदर गोल गोल घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? पानी में एडीज बनना, या पानी में वर्लपूल बनना, या पानी में भंवर बनना। वॉशिंग मशीन में देख लो ना, पानी सा गोल गोल घूमता है ना, यस दैट इज कॉल्ड कि हाँ पानी में एडीज बन रही है, पानी में वर्लपूल बन रहे हैं। बोलिए आपकी जो करंट आई है, क्या उसका पैटर्न पानी की एडीज के जैसा है क्या? लूप में लूप, लूप में लूप, लूप में लूप। हाँ हाँ, तो बच्चे ये है तो इंड्यूस करंट ही, मगर इसका पैटर्न एडीज के जैसा है ना, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका स्पेशल नाम दे दिया एडी करंट। तो मुझे बताइए, अगर ये प्लेट ना होती, अगर ये प्लेट ना होती, केवल एक लूप होता, अगर एक सिंगल लूप होता तो उसमें करंट के बहुत सारे लूप बनते कि एक ही लूप बनते? क्योंकि बीच में तो हवा है ना, हवा में करंट कैसे चलती? अगर केवल तार का घेरा होता
एक कोयल या लूप होता जिसमें इंडक्शन कराने के बाद इंड्यूस करंट का केवल एक ही लूप बनता ना, जबकि वो मेटल की प्लेट है तो उसमें एक लूप की लूप में लूप लूप में लूप। तो बताइए, फिर बताइए इस तरह का पैटर्न किसमें बनेगा, लूप में कि स्ट्रक्चर में? इसीलिए हम बोलते हैं एडी करंट इज ऑल अबाउट नॉट मेटेलिक लूप, दैट इज अबाउट मेटेलिक स्ट्रक्चर। किस तरह से हम बोल रहे हैं, क्या थोड़ा समझ में आया है? या अब वो लाइन पढ़ के देखिए, मेरे कहने से नहीं चलना है, लाइन पढ़ के देखें, समझ में आना चाहिए। जो लोग आलस काट रहे हैं बैठ के, वही पढ़ के देखें। बोलिए, लाइनें समझ में आ रही है? एग्जैक्टली यस। मैं मेटेलिक स्ट्रक्चर बोल दिया, मैंने बोल दिया लाइक एडीज एंड वाटर, सब लिखा दिया। और हाँ, ये झांकी लगाएं, प्लीज झांकी लगाएं। एडी करंट के बारे में भाई साहब 2-4 सवाल आ चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर, बोलूंगा सब, झांकी लगाएं। इसकी शेडिंग कर लेना ताकि पता रहे प्लेट है। सुनो बच्चे, शेडिंग कर लेना ताकि, वरना बाद में रिंग नहीं समझ बैठो आप इसको ना, इसको लूप में समझ बैठना, शेडिंग कर लो ताकि पता रहे कौन है। मेटल का प्लेट है, चाहो तो लिख लो, नाम ही लिख दो, मेटल का प्लेट है। हाँ जी, और सुनिए आप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मेटल का प्लेट है और आप कह रहे हैं इसमें एडी करंट आ गया, बहुत खुशी की बात है, एडी करंट आ गया। ओके, एडी करंट आकर के हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिस मेटेलिक स्ट्रक्चर में एडी करंट आता है ना, ये उसको बहुत ज्यादा गर्म करता है, गर्म नहीं करता है, बहुत ज्यादा गर्म करता है। एडी करंट की वजह से बनने वाले हीट लॉस को बोलते हैं एडी लॉस। अगला पॉइंट लिखें, इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस large heat losses, या कुछ भी लिख दो, it produces large amount of heat loss, large amount of heat loss called eddy loss, large amount of heat loss called eddy loss। अभी 4 एक साल पहले अपने एग्जाम में क्वेश्चन था नीट में कि एडी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर आने वाला हूं मैं। यस, समझाऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको, तो रटा होगा, लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं, उसका जवाब दूंगा क्यों कैसे क्या। सुने, लिख दिया सब लोगों ने? तो बताइए फायदे वाली बात है कि नुकसान कर रहा है? नुकसान कर रहा है। आपने बोला मेटलिक स्ट्रक्चर में आएगा, तो बच्चे जिस मेटलिक प्लेट में या जिस मेटल के सिलेंडर में या जिस मेटल के स्फेयर में ये आएगा, उसको ये बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। वो बहुत ज्यादा गर्म कर देगा, तो एक नुकसान वाली बात है, ये परेशानी करने वाली बात है। क्योंकि क्योंकि आप समझिए, बड़ी बड़ी जो हेवी मशीनरीज होती हैं, आप रोड साइड पे चलते हैं, आपने देखा होगा, जेसीबी मशीन होती हैं, क्रेन्स होती हैं, बड़े बड़े जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्लास्टिक या मेटल के? मेटल के। क्या उनके पुर्जे मेटल के स्ट्रक्चर हैं? हाँ हाँ हाँ, बड़ी बड़ी मशीनों के सोचो, जेसीबी मशीन के बाद उनके जो पुर्जे हैं, जो उनके अंदर पार्ट्स हैं, वो प्लास्टिक के कि मेटल के हैं? मेटल के। क्या वो मेटल की कोयल से या मेटल के स्ट्रक्चर है? मेटल के। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेटल के स्ट्रक्चर हैं। तो बच्चे अगर वो मेटल के स्ट्रक्चर, जरा इमेजिन करिए मेरे साथ, मान लीजिए प्लेट किसी मशीन का पार्ट है, ऐसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए प्लेट किसी मशीन का पार्ट है। ओके, और मान लीजिए उस मशीन में वर्किंग के दौरान इस प्लेट के ऊपर वेरिएबल फील्ड अप्लाई हो जाता है। मशीन की वर्किंग के दौरान इस प्लेट के ऊपर वेरिएबल फील्ड अप्लाई हो गया, तो क्या इस पार्ट में क्या एडी करंट्स आ जाएंगे? तो एडी करंट आगे इसको ठंडा रखेंगे, गर्म कर देंगे, गर्म की बहुत गर्म, बहुत गर्म। तो सोचिए, किसी मशीन का पार्ट अगर एक्सेसिव गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, तो क्या मशीन की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है ना, कोई ना कोई फॉल्ट, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तो क्या चाहते हो, एडी करंट आए कि नहीं आए? यस, एडी करंट नुकसान वाली चीज है, मुझे पसंद नहीं, एडी करंट नहीं आनी चाहिए। तो हम सोच रहे हैं एडी करंट को गायब करने का क्या तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका है कि तू प्लास्टिक की प्लेट यूज कर ले या लकड़ी का प्लेट यूज कर ले। यस, अगर आप मेरे पास आए कि भाई एडी लॉस हो रहा है, इसको हटाओ, तो एडी लॉस को हटाने का क्या तरीका है, एडी करंट ना आए। और मैंने सुना है कि मेटल में तो करंट चलेगी, नॉन मेटल में करंट नहीं चलेगी। तो पता है मेरा पहला सजेशन क्या होगा? तेरे को एडी करंट गायब करना है ना, तो इसका कर, इस प्लेट की जगह, मेटल की प्लेट की जगह लकड़ी का प्लेट यूज कर ले या प्लास्टिक का प्लेट यूज कर ले, क्योंकि करंट ही गायब हो जाएगा। अरे एडी करंट रहेगा कि गायब? एडी करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो क्या एडी लॉस भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा? यस। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी दूसरी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने कहा नहीं यार, वो मेटल यूज करना कंपलसरी है हमारे लिए, मेटल ही यूज करना पड़ेगा, होता है ना कोई टेक्निकल इश्यू है, आपने बोला नहीं वहां लकड़ी का प्लेट नहीं चलेगा, वहां तो मेटल यूज करना कंपलसरी है। तो अगर मेटल यूज करेगा तो फिर एडी करंट झेलना पड़ेगा। अब मैं जीरो नहीं कर पाऊंगा, हाँ कम कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। सुने, सबका रीजन बता दूंगा हर चीज का, सुनते जाएं। मैं आपसे कहूंगा कि
या तो तू प्लास्टिक का प्लेट यूज कर ले, आपने बोला नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, मेटल लगाना कंपलसरी होता है, तो फिर मैं कहूंगा कंप्लीट प्लेट की जगह तू स्लोटेड प्लेट यूज कर, स्लोटेड प्लेट, स्लोटेड स्ट्रक्चर यूज कर। देख रहे हैं क्या स्लोट काट के फेंक दिए? यस। बोले इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, मुझे बताइए। आखिर यहाँ पर करंट दौड़ रही तो करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भी दौड़ रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा, तो अब अगर खांचे काट दी तो इलेक्ट्रॉन किसे दौड़ेगा, जरा देखना, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ऐसे ऐसे, यहाँ तक तो आ जाएगा, या फिर यहाँ से जंप जंप मार के आएगा क्या, नहीं ना, ऐसे 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 ऐसे। बोलिए स्लोट्स बना के आपने क्या कर दिया, कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता लंबा कर दिया। शब्द पकड़े, सब किताबों के क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, मॉड्यूल बेस्ड बात नहीं, किताबों के क्वेश्चन बोल रहा हूँ। यस, आई थिंक अगर यहाँ मटेरियल होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा यूं आ जाता, ऐसा यूं घूम घूम के आ रहा है। अल्टीमेटली बाय मेकिंग द स्लोट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इलोंगेटिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने चार्ज का रास्ता लंबा कर दिया है, और चार्ज का रास्ता लंबा कर दिया तो उसको बताइए चलने में क्या परेशानी ज्यादा आएगी, और चार्ज को चलने में जो परेशानी आती है क्या उसी को रेजिस्टेंस बोलते थे। याद है मेरी रेजिस्टेंस की भाषा में क्या बोलता था, चार्ज फ्लो में जो परेशानी आती है, जो अपोज होता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते थे। मुझे बताएं, रास्ता लंबा करने, इलेक्ट्रॉन का रास्ता लंबा हो गया ना, बोलिए उसको पहले की तुलना में क्या ज्यादा परेशानी आएगी? यस। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या प्लेट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्या प्लेट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इंड्यूस करंट क्या था, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो इंड्यूस करंट वही आएगी, कम आई, कम। यस, इंड्यूस करंट जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो। जीरो करने का तो एक ही तरीका है कि प्लास्टिक की प्लेट लगा ले, तुमने बोला नहीं यार मेटल तो यूज करना है, ठीक है भाई, कंप्लीट प्लेट की जगह ये यूज कर, ताकि तेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बोलिए इंड्यूस करंट तो आएगा लेकिन कम आएगा, एडी करंट कम आएगा तो तेरी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, एक तरीका। और सुने, एक होता है लेमिनेटेड कोर, इधर देखिए प्लीज, अच्छे से सीखे। वो जो शब्द आपने रटे हैं वो तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उनका कारण भी दे दिया तो अच्छा रहेगा, कभी एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ रहे तो आप संभाल लेना। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मर तुम्हें याद है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर सॉफ्ट आयरन का फ्रेम होता है, ट्रांसफॉर्मर सॉफ्ट आयरन का फ्रेम, सॉफ्ट आयरन का फ्रेम में हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। वहां पे एक शब्द आता है लेमिनेटेड कोर। बोले ये क्या लफड़ा है, सुनिए आराम से। सॉफ्ट आयरन का एक सिंगल पीस लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉफ्ट आयरन का एक सिंगल पीस लेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंगल पीस नहीं लेते, सॉफ्ट आयरन की पतली पतली 8-10 पत्तियां लेते हैं। सॉफ्ट आयरन की पतली पतली 8-10 पत्तियां, देखो इधर, ये सॉफ्ट आयरन की एक पत्ती। बाजार में एक इंसुलेटिंग पेस्ट आता है, जैसे पेंट आता है ना, पेंट, या जैसे ना पेंट आता है ना, तो इंसुलेटिंग पेस्ट आता है। एक पत्ती लिया, उसके ऊपर इंसुलेटिंग पेस्ट मार दिया, दूसरा पत्ती इंसुलेटिंग पेस्ट, तीसरा पत्ती इंसुलेटिंग पेस्ट, चौथा, ये वैसा हो गया ना। ब्रेड लिया, अब आया देखो, आप समझ में आया साला, बाकी तो बोले कि बाकी बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो बे, एक ब्रेड लिया, फिर एक और उसके ऊपर भी, ऐसा क्या 3-4 ब्रेड लगा के सब बढ़िया सब व्यवस्था हो जाएगी ना? यस। देखो आंखों में चमक आ गई है, बोले हाँ। सुनो बे, तो वो जो अपने को ब्रेड के बीच में मान लो अपन ने कुछ भर दिया है, अगर मैं उसमें यहाँ पे शो करूँ, क्या ऐसा हो रहा है कि ये देखना जरा, आ रहा है समझ में? बोलिए हो रहा है कि नहीं? यस, है ना, जैसे बर्गर को बीच में से काट दिया ना, वैसा नहीं दिख रहा आप लोगों को? यस। तो यूं समझिए हमने क्या किया, अगर हम सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लेते तो उसका रेजिस्टेंस कम होता। हमने बीच बीच में क्या किया, क्या बीच बीच में इंसुलेटिंग पेस्ट भर दिया, 8-10 पत्तियों का स्टेक, और बीच बीच में क्या भर दिया, इंसुलेटिंग पेस्ट, तो इसका रेजिस्टेंस सिंगल सॉफ्टवेयर के पीस की तुलना में क्या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच बीच में क्या भर दिया, इंसुलेटिंग पेस्ट, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बोलिए एडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। एडी करंट कम होगी तो क्या लॉसेस भी कम हो जाएंगे? यस। तो मुझे आपसे फाइनल बोलना चाहिए कि, मुझे आपसे फाइनल बोलना है कि इन दोनों से मैंने क्या किया है, इन दोनों से रेजिस्टेंस हाँ बढ़ गया है, सो आई एडी कम हो जाएंगी, सो एडी लॉस कम हो जाएंगे। अपने 3 या 4 साल पहले का अपने नीट का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म में एडी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपने क्या किया है? हमारा आंसर था लेमिनेटेड कोर यूज किया है, और लेमिनेटेड कोर का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे। लेमिनेटेड शब्द पकड़ में आ रहा है क्या? लेमिनेशन, अरे पत्ती लिया और उस पर लेमिनेशन, तुम बाजार में वो लेमिनेशन कराते हो ना, ये मेरा 10वीं का कागज है, ये मेरा 12वीं का कागज, ऐसा बोलते हो ना तुम लोग, वो कागज लेके घूमते हो तुम लोग। तुम अंग्रेजी में मार्कशीट बोलते हो, मैं तो कागज ही बोलता हूँ उसको। ये मेरा 10वीं का कागज है, लेमिनेशन कर दो, ऐसा होता है कि नहीं? तो कागज में लेमिनेशन में करता है क्या, क्या प्लास्टिक का लेयर चढ़ा देता है ना। लेमिनेशन किसको बोलते हो बे? तुम्हारे कागज पे प्लास्टिक का लेयर चढ़ा दिया, बोले लेमिनेशन। यहाँ क्या कर रहे हो बे, पत्ती, क्या लेमिनेशन, वो इंसुलेटिंग पेस्ट का लेमिनेशन, फिर पत्ती इंसुलेटिंग पेस्ट का लेमिनेट, तो क्या है ये, कोर या लेमिनेटेड कोर? शब्द पकड़ो, मुझे कुछ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेमिनेटेड कोर, क्या बीच बीच में लेमिनेशन कर दिया? यस।
तो इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एडी लॉस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर कोई मुझे पूछेगा एडी लॉस को कम करने की क्या आइडियाज है, ये दो आइडियाज है, बना लो फोटो। टू रिड्यूस एडी लॉसेस, लिख दो कि टू रिड्यूस एडी लॉसेस, ये आइडियाज फोटो बना लें चाहिए तो जल्दी बनाए। कोई बात हो तो पूछे मुझसे, कोई बात हो तो पूछे। किसी बुक में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बाय मेकिंग स्लोट हाउ द रेजिस्टेंस इंक्रीज, पूछा हुआ है, क्या मैंने उसका जवाब दे दिया है? वी आर इलोंगेटिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स हाउ वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने इतना सारा बोला है। ऐसा सवाल हो सकता है कभी अपने एग्जाम में आ जाए, तो वो सब आपको मैनेज करना है। बोलूं? प्लीज जल्दी बना लें, बात खत्म करेंगे, कुछ और बोलना है मुझे, प्लीज जल्दी जल्दी बनाए, शाबाश। ये सब लिख देना, नाम क्या रहेंगे, स्लोटेड प्लेट, और इसका नाम क्या है, लेमिनेटेड कोर। सुनो बे, सुनो, इसको बाद में बनाना। सुने, आपको मैंने जितना ही बोला एडी करंट के बारे में, फाइनल करिए। एडी करंट किस में आता है, मेटेलिक कोयल या मेटेलिक स्ट्रक्चर? इसका समस्या क्या है, क्या बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसको कम करने का तरीका है तो मेटल मत यूज कर, जीरो करने का तरीका मेटल मत यूज कर, और मेटल करना तेरी मजबूरी है तो कंप्लीट मेटल मत यूज कर, स्लोटेड या लेमिनेटेड यूज कर, तो तेरा काम हो जाएगा एक बार। अब मैंने जितना भी आपको पढ़ा उससे ऐसा एक इमेज बन गया होगा आपके दिमाग में, ऐसा लग रहा है ना एकदम ये तो विलन टाइप है, लग रहा है ना, बहुत परेशान कर रहा है। ध्यान दो बे, कोई कितना भी बुरा आदमी उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होती है, तो ऐसा मत समझो। यस, ध्यान दो, एडी करंट के एडवांटेज भी है बे। अब आओ एडी करंट के एडवांटेज। एडवांस हेडिंग बनाए, हेडिंग बनाए। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। देखो ना, हमारे दिमाग में ऐसा इंप्रेशन आ चुका है कि यार बहुत खराब सी चीज है, बहुत परेशान कर रही है। हाँ, हाँ खराब चीज है, लेकिन हम इसका जो है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आजकल की बहुत सारी टेक्नोलॉजी में एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यस, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी? एक है स्पीडोमीटर इन व्हीकल, नाम याद करना है आप लोगों को। अभी 3-4 साल पहले अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन भी था कि इनमें से कौन सा एडी करंट का एप्लीकेशन है या कौन सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए। बस मैं अभी 2 मिनट में जा रहा हूँ। स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स, आपने देखा होगा कार में या बाइक में वो स्पीड बताने वाला कांटा होता है ना, आपकी स्पीड 60 है, 70 है, 80 होता है ना कांटा, वो इस स्पीड चलता है। तो वो जो अंदर, उसके अंदर जो इंजीनियरिंग होती है, उसके अंदर जो मैकेनिज्म है, वो किसके ऊपर काम करता है, एडी करंट पे काम करता है वो। तो आप उसको डिटेल में मत जाएं, नाम याद करें। गाड़ियों में जो स्पीड बताने वाला मीटर होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, एडी करंट। और देखिए, एक आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर आजकल इलेक्ट्रिक ब्रेक आ गए हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक इन ट्रेन, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स इन ट्रेन। ट्रेनों के अंदर पहले पुराने टाइम में क्या होते थे, न्यूमेटिक ब्रेक होते थे ना, वो हाइड्रोलिक ब्रेक होते थे, न्यूमेटिक ब्रेक तो प्रेशर वाले ब्रेक होते थे। अब जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही, तो आजकल ट्रेनों के अंदर क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम जो ट्रेन का है, जो नई टेक्नोलॉजी, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो भी एडी करंट पे काम करता है। एक होता है इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस होता है ना भट्टी, ऐसा फर्नेस। देखो ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो मेटल को मोल्ड करती है, बट मेटल को ऑपरेट करने वाली इंडस्ट्री होती है ना, तो वो क्या करेंगे, उनको मेटल को मेल्ट करने की जरूरत है ना। तो अगर उनको मेटल को मेल्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हीट चाहिए होगा। हीट चाहिए कि बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगा, बहुत ज्यादा हीट। तो वहां पे जानबूझ करके इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं, और ये फर्नेस प्योरली एडी करंट पे बेस्ड है। हम लोग तो अभी एडी करंट को कम करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग क्या करेंगे, उनको तो हीट चाहिए, वो एडी करंट को क्या और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि पूरे मेटल स्ट्रक्चर में वो जानबूझ के ज्यादा एडी करंट डेवलप कराते हैं, हाई से एडी करंट डेवलप कराएंगे। जब बहुत हाई एडी करंट डेवलप होगी तो क्या बहुत ज्यादा हीट बनेगी, और जो बहुत ज्यादा हीट बनती है उसको वो मेटल को मेल्ट करने में या उसको रीशेप करने में यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। नाम फील हो रहा है क्या? इंडक्शन पे बेस्ड जो भट्टी है, फर्नेस है, हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अपने घरों में जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर, जी हाँ, वो जो लाइट का बिल मेजर करने वाला जो मीटर होता है ना, एनर्जी मीटर, वो भी इसी पे काम करता है, ठीक है।
और सबसे अच्छा नाम है डेड बीट गैलोमीटर। मैं इसके बारे में 2 मिनट बोलूंगा, बस हो गया मेरे को। सुने, ये सब तो याद ही रखना है। डेड बीट गैलोमीटर एक गैलोनोमीटर है। अपन जो 2 गैलोमीटर पढ़ के आए थे, कौन कौन से पढ़े थे? मूविंग कोयल और टेंजेंट वाला। बच्चे, जो मूविंग कोयल गैलोमीटर मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसमें एक समस्या है। वो समस्या दूर करने के लिए उसमें एडी करंट का कॉन्सेप्ट मिलाते हैं। और समस्या दूर होने के बाद जो अच्छा वाला गैलोमीटर बनता है उसको बोलते हैं डेड बीट गैलोमीटर। बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है, सुने, बस 2 मिनट में जा रहा हूं मैं। जैसे मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, याद है मूविंग कोयल? यहाँ पे तुम लोग ऐसा, ये पॉइंटर वॉइंटर था, याद आया कुछ? अब मैंने सब पढ़ा दिया। अभी मुझे पता लगा उसमें एक समस्या थी। क्या समस्या? सुनिए। मान लीजिए मैंने डेड बिट नहीं, मूविंग कोयल गैलोमीटर, मान लीजिए मैंने 2 एम्पीयर करंट चलाया, तो आप क्या उम्मीद करते हो? सुई 0 से उठेगा और 2 एम्पीयर पे जाके रुक जाना चाहिए। यस। मगर मगर उसमें क्या होता है, सुई 2 एम्पीयर तक जाता है मगर तुरंत नहीं रुकता है। 2 एम्पीयर पे जाके सुई वहां पे ऐसे डांस करता रहता है। तो बहुत देर तक सुई वहां ऐसे डांस करेगा और बहुत देर डांस करेगा, फिर वो रुकता है। तो इससे क्या समस्या हो गई? क्या मैं बोलूं पर्टिकुलर जगह के सुई रुक गया, या उसमें बीट्स बन रहे हैं? बीट्स या ऑसिलेशन, समझते ना, बीट्स। यस। हाँ हाँ, सुई अपनी जगह गया और वहां जाके तुरंत रुक नहीं रहा है यार, वो जबरदस्ती थोड़ी देर तक ऐसा बीट्स ऑसिलेशन कर रहा है, डांस कर रहा है। अब डांस करेगा तो उसमें क्या होगा? या तो मैं उस सुई का रुकने का इंतजार करूं तो मेरा टाइम खराब होगा, और मैं जल्दबाजी करूंगा तो क्या होगा? रीडिंग गलत पढ़ने में आ जाएगी। तो ये डांस होना अच्छी बात है, खराब बात? खराब। ये डांस बंद कराना पड़ेगा। तो डांस बंद कराने के लिए क्या किया, सुने। ये तुम्हारा था ना, साइंटिस्ट लोग देखो परेशान आते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कोयल थी ना तुम्हारी कोयल, इसके अंदर उन्होंने मेटल का प्लेट फंसा दिया। क्या फंसा दिया बेटे? मेटल का प्लेट। सुने, आराम से सुने। उसमें उन्होंने क्या, अच्छा तुम्हें पता है क्या, वो 2 एम्पीयर पे जाके सुई डांस कर रहा है। अगर ऊपर में सुई डांस कर रहा है तो अंदर क्या हो रहा होगा? वो कोयल यूं गया होगा और एक जगह जाके अंदर अंदर यूं हिल रहा होगा, क्योंकि ऊपर जो पॉइंटर है उसका सारा किसका रिफ्लेक्शन है? वो तो अंदर, याद है ना, कोयल का। तो देखो देखो, मैंने 2 एम्पीयर करंट चलाया, सुई सॉरी, ये कोयल यहाँ तक गया, अंदर में कोयल यूं यूं हिल रहा है, ऊपर में पॉइंटर यूं यूं हिल रहा है। ये सब अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं ये ऑसिलेशन या ये बीट्स रहे कि गायब हो जाए, गायब। तो हमने क्या किया, इस कोयल के अंदर क्या फंसा दिया? मेटल का टुकड़ा फंसा दिया। अब क्या होगा कि ये अपनी आदत के अनुसार वहां जाएगा। जैसे ये डांस शुरू करेगा, क्या मेटल की प्लेट में एडी करंट्स आ जाएंगे? और एडी करंट भी अल्टीमेटली है तो इंड्यूस करंट ही ना। और इंड्यूस करंट, लेंज ने क्या बोला था, जिस वजह से इंड्यूस करंट आती है उस वजह को होने देगी कि रोक देगी। तो ये वाइब्रेशन होते ही, मतलब बीट्स आते हैं वहां इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट आते ही डांस होने देगा कि रोक देगा। अंदर तुम्हारी कोयल का डांस रुक गया तो ऊपर पॉइंटर का डांस जारी रहेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। बोलिए, तुम्हारे यहाँ जो वो सुई हिलने वाली जो प्रॉब्लम थी वो रहेगी गायब, गायब। बीट्स रहेगी खत्म, खत्म। डेड बीट किलोमीटर, क्या नाम रिलेट कर पा रहे हैं? बीट्स का प्रॉब्लम था, आजकल बीट्स रहेगी डेड। एंड हाउ, कैसे डेड किया? क्या अंदर मेटल का प्लेट फंसा के? क्या एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? यस। तो लिख दो, एक लाइन लिखो बे, बस मैं जा रहा हूँ, एक लाइन लिख लो। लिख लो कि मेटल प्लेट इज इंसर्टेड, metal plate is inserted in coil, in coil, in coil, which provides fast damping। क्यों शब्द सही रहेगा ये? which provides fast damping, क्यों डैम्प कराना ना अपने को इसको, fast damping due to eddy currents, due to eddy currents, which provides fast damping due to eddy current। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और जहां डेड बिट किलोमीटर लिखा है ना आपने, मेरी सलाह इस तरह का एक स्केच बना लो ताकि जब भी आप पढ़ोगे, मुझे इसका कुछ पढ़ाना नहीं है, ये वास्तव में मूविंग कोयल ही है। ये मूविंग कोयल ही है, नया कुछ भी नहीं है। बस एक छोटी सी जो समस्या थी बीट्स वाली, उसको हटाने के लिए क्या किया, प्लेट फंसा दिया, नथिंग स्पेशल। ये था एडी करंट के बारे में। क्या कंफर्टेबल है आप लोग? सबको समझ में आ गया एडी करंट? ये चैप्टर में सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बचा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बचा है। मैं हर छोटी बड़ी बात कर चुका हूँ, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बचा है। अगली क्लास में शुरू के आधा पौना घंटा के अंदर ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे एसी की तैसी, एसी की तैसी। सो गेट रेडी फॉर एसी की तैसी। तो बोलो बे, एडी करंट के फायदे हैं कि नुकसान है कि दोनों है? बोलो बे, विलन है कि अच्छा भी है? ध्यान रखो बे, कोई आदमी कितना ही बुरा हो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी बात भी होती है। पता लगा आप लोगों को? क्या आपको पता है बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है? फिर कोई आदमी कितना ही बुरा हो कुछ तो अच्छा होता है। मेरी तरफ मत देखो बे। किसी के ऊपर भी इस तरह कमेंट नहीं करें, अच्छा नहीं है।